हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8। ठीक है, इसके पहले हम 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं और उन चैप्टर्स के बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को कवर करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही जल्दी-जल्दी वो जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं उनको रिकैप करा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो हमने जब इस पूरे बुक की शुरुआत की थी तो हमने चैप्टर फर्स्ट से देखा था कि किस तरीके से जो है ह्यूमंस का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था आपका स्टोन एज से, जिसको हम लोग लिथिक एज भी बोलते हैं, है ना। लिथ मीन्स बताया था मैंने कि स्टोन होता है। तो स्टोन एज से शुरुआत होती है, जिस टाइम पे लोग क्या किया करते थे, हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे। वहाँ पर पहले एग्रीकल्चर वगैरह का कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लोग बस ऐसे ही एनिमल्स वगैरह को हंट करते थे और उसके बाद उन्हीं को खाते थे, राइट। और इसके अलावा क्या करते थे कि स्टोन के टूल्स का यूज़ किया करते थे, इसीलिए इसको स्टोन एज कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो टूल्स यूज़ होते थे वो स्टोन के हुआ करते थे। फिर इसमें भी हमने डिवाइड किया था कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पैलियोलिथिक में हमने देखा कि इसी तरीके से हंटिंग गैदरिंग होती थी, लेकिन जब मेसोलिथिक था तो एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर फ्लेक टूल्स का यूज़ होने लगा था, माइक्रोलिथ्स का यूज़ होने लगा था। इसके बाद जब हम नियोलिथिक पीरियड में आते हैं तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी, राइट। तो हम ये सब चीज़ें स्टोन एज में देखते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने क्या देखा, इसको हम फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहते हैं, जिसमें हमने देखा था कि कैसे बड़ी-बड़ी सिटीज़ डेवलप हुई थी और किस तरीके से ग्रिड पैटर्न में पूरा जो है टाउन प्लानिंग की जाती थी, सिटाडेल और लोअर टाउन इस तरीके से डिवाइड होता था पूरा सिटी, राइट। तो यहाँ पर और इसके अलावा हमको ग्रेट बात, जैसे मोहनजोदड़ो में हमने देखा था ना, द ग्रेट बात देखने के लिए मिला। इसके अलावा जो है बड़ी-बड़ी ग्रेनरीज मिलती थी, है ना। तो ये पूरी एक तरीके से सिटी डेवलप हो चुकी थी, इसलिए इस फेज़ को हम लोग फर्स्ट फेज़ ऑफ अर्बनाइजेशन कहते हैं। और इस टाइम पर जो हम मेटल देखेंगे कि तो ब्रॉन्ज वगैरह का काफ़ी यूज़ होने लगा था, ठीक है। स्टोन के भी बीड्स वगैरह ये सब बनाए जाते थे, लेकिन इसके अलावा जो है यहाँ पर मेटल जो है ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाता था। ब्रॉन्ज के कई सारे हमको एविडेंसेस मिले हैं कि ये लोग मेटल का यूज़ करते थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि चैल्कोलिथिक एज, देखिए जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी इसका डिक्लाइन जब हो जाता है तो हमको पता नहीं, पहली बात तो ये है कि हमको इसका रीज़न नहीं पता कि डिक्लाइन हुआ क्यों था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर फ्लड आ गए होंगे जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन पूरी जो है डिक्लाइन हो गई। लेकिन कुछ का मानना है कि ये रिवर्स के आस-पास रहा करते थे और वो रिवर सूख गई होंगी, ड्रॉट हो गया होगा, इस वजह से जो है इस पूरी सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। तो एक्चुअल में रीज़न क्या है ये किसी को पता नहीं है, बस सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब इसके बाद जो है ये जब सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो जाती है तो इस तरीके से अब दोबारा सिटीज़ डेवलप आपको नहीं दिखेंगी। अब चैल्कोलिथिक एज जब हम देखेंगे, इसको कॉपर एज भी कहते हैं, यहाँ पर कॉपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बट यहाँ पर जो सेटलमेंट होती है वो विलेज सेटलमेंट ही होती है। यहाँ पर जो है हट्स वगैरह बने होते हैं, है ना? लोग मड ब्रिक के घर बनाते हैं और इसके अलावा जो है पूरा जो काम था, सिटीज़ मतलब नहीं थी यहाँ पर, विलेज देखने के लिए हमको मिलेंगे। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है 1500 बीसी से। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर भी जो आपको देखने के लिए मिलेंगे वो क्या थे, विलेजेस ही थे, ठीक है। सिटीज़ अब आपको सीधे महाजनपद पीरियड में देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमने क्या देखा था कि ऋग्वेद जो है उसको कंपोज किया गया था। यहाँ पर वर्ण सिस्टम जो सोसाइटी में है, वर्ण सिस्टम वगैरह डेवलप होने लगा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन था तो ये किस बेसिस पे था, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था। कब, अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। अब अर्ली वैदिक पीरियड के बाद जब हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड, जो जिसका टाइम पीरियड क्या था, 1000 बीसी से लेकर के आपका 500 बीसी तक। तो यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम था तो वो जो है बर्थ के बेसिस पे कर दिया गया था, ठीक। तो यहाँ पर जो लेटर वैदिक पीरियड है वहाँ पर जो बाकी के 3 वेद बचते हैं आपके, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनको कंपोज किया गया था। यहाँ पर भी आपको विलेज सेटलमेंट ही देखने के लिए मिलेगी। बट 900 बीसी के अराउंड, या फिर कहते हैं लोग कि 1000 बीसी के अराउंड, यहाँ पर आयरन डिस्कवर हो गया था, ठीक है। तो धीरे-धीरे यहाँ पर आयरन का यूज़ स्टार्ट हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था महाजनपद पीरियड जो 500 बीसी से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आयरन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया
किया जाने लगा था, उसके टूल्स, वेपन्स बनाए जाते थे, प्लॉसियर वगैरह बनाए जाते थे, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो हमने क्या देखा था कि इसी सब के कारण जो है यहाँ पर भी सिटीज़ डेवलप होने लगी, बड़े-बड़े किंगडम बनने लगे। जो जैसे हमने पढ़ा था कि मगध, मगध का जो है किस तरीके से एक्सटेंड होता है, यहाँ पर बड़ी-बड़ी डायनेस्टीज़, बड़े-बड़े किंग्स, रूलर्स सब आने लगे थे, है ना? हमने एग्जाम्पल के लिए लास्ट चैप्टर में देखा भी है कि जो मौर्यन डायनेस्टी 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश करते हैं, और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट रूलर थे, और उसके बाद उनके बेटे होते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद हम क्या देखते हैं, अशोक को देखते हैं। तो अशोक ने क्या किया था, अशोक ने लगभग पूरे इंडिया में ही उसका एक्सटेंशन किया था। और यहाँ पे सिटी कौन सी डेवलप थी, जैसे पाटलिपुत्र कैपिटल सिटी सिटी थी ना, जिसे मॉडर्न डे पटना जो है वही पाटलिपुत्र कहलाती थी उस समय पर। इसके अलावा तक्षशिला था, इसके अलावा जो आपका ये उज्जैन वाला रीजन था, तो ये सारी चीज़ें जो है डेवलप हो रही थी सिटी के तौर पर। तो इसको हम जो महाजनपद वाला पीरियड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जो है हमको सिटीज़ यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद हमने बताया था कि 185 बीसी, 185 बीसी में मौर्यन जो डायनेस्टी थी उसका भी डिक्लाइन हो गया था। अब मौर्यन के डिक्लाइन के बाद क्या हुआ था, ये चीज़ को हम पहले देखेंगे। उसके बाद जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड, मतलब ये जो पूरा टाइम फ्रेम था ना, तो यहाँ पर विलेज किस तरीके के थे, उनका क्या रोल था, टाउन्स वगैरह कैसे बने, वहाँ पे कौन-कौन से ऑक्यूपेशन हो रहे थे, ट्रेड किस तरीके से हो रहा था, कहाँ-कहाँ पर लोग ट्रेड कर रहे थे, किन चीज़ों का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था, ये सब चीज़ें हमको समझना है। तो इसके लिए हमको ये सब भी जानना ज़रूरी है कि कौन से फ़ेज़ में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कैसे लोग रहा करते हैं। तो इसके बाद देखिए हम देखते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी जब डिक्लाइन हो गई तो उसके बाद क्या होता है। पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं और उसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। द मौर्यन एम्पायर कोलैप्स्ड अबाउट 2200 ईयर्स अगो, है ना? मतलब अराउंड 200 बीसी, जिसका मैंने एग्ज़ैक्ट टाइम आपको बताया हुआ है कि 185 बीसी, राइट? तो इन इट्स प्लेस एंड एल्सवेयर रोज सेवरल न्यू किंगडम्स। अब यहाँ पर जब ये मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन हो जाती है तो बहुत सारे नए-नए किंगडम जो है राइज़ करते हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट, हम नॉर्थ वेस्ट में क्या देखेंगे कि इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया किंग्स नोन एज द इंडो ग्रीक्स, ठीक है? इंडो ग्रीक्स जिनको हम बोलते हैं, तो वो हमारे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया ये वाले पार्ट में इंडो ग्रीक्स आते हैं जो रूल करते हैं अराउंड 100 ईयर्स के लिए। दे वर फॉलोड बाय अ सेंट्रल एशियन पीपल नोन एज सकाज। अब देखिए उसके बाद जब ये इंडो ग्रीक्स जाते हैं 100 साल के बाद, तो उसके बाद कौन आता है, सेंट्रल एशिया के लोग आते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सकाज, शक, ठीक है? शक संवत भी शुरुआत होती है ना इन्हीं की यही शुरुआत करते हैं उस चीज़ की। हु सेट अप किंगडम्स इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में एंड वेस्टर्न इंडिया में रूल करते हैं। सम ऑफ दीज किंगडम्स लास्टेड फॉर अबाउट, इनमें से कुछ किंगडम जो है 500 सालों तक भी लास्ट करते हैं, रहते हैं, टिल द सकाज वर डिफीटेड बाय द गुप्ता किंग। इनको जो है फिर कौन डिफीट करता है, गुप्ता। जब गुप्ता पीरियड की शुरुआत होती है अराउंड 300 सी से, कॉमन एरा, ठीक है? अब यहाँ पर कॉमन एरा की शुरुआत होने लगेगी गुप्ता किंग जब आएंगे। इसको हम लोग चैप्टर 10 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके पहले जो 300 सी है ना, 300 कॉमन एरा, तो उसके पहले जो चीज़ें हुई हैं उसको हम समझते हैं। सकाज इन टर्न वर फॉलोड बाय द कुशानाज। शक के बाद कौन आते हैं, कुशान्स आते हैं। अब अराउंड जो है 2000 ईयर्स एगो, मतलब जब आपका जो है कॉमन एरा की शुरुआत ही होती है ना, उसी टाइम पर ये आपको कुशान्स देखने के लिए मिलेंगे। इनके बारे में भी हम चैप्टर जो 9th है उसमें पढ़ने वाले हैं। इन द नॉर्थ देखिए, एक तो यहाँ पर एक कॉइन्स भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडो ग्रीक्स के कॉइन हुआ करते थे, ये इंडो ग्रीक्स के हैं। इसके अलावा ये कुषाण के कॉइन्स हैं। इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू की तरह मैं बता रही हूँ फिलहाल। ये शक लोग जो है किस तरीके के कॉइन बनाते थे, और इसके अलावा सातवाहन। अब ये सातवाहन कौन है, ये सारी जो डायनेस्टीज़ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, रूलर्स, ये सब कौन है, ये सब डिटेल में हम अभी बात करेंगे। तो देखिए इसके बाद क्या देखते हैं कि नॉर्थ एंड इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में क्या देखते हैं कि हम जनरल ऑफ द मौर्याज नेम्ड पुष्यमित्र शुंग, ठीक है? पुष्यमित्र शुंग जो कौन था, मौर्य जो थे ना, मौर्यन डायनेस्टी जो रूल कर रही थी, तो उसके कौन थे, जनरल थे। तो वो बृहद्रथ जो लास्ट मौर्यन रूलर होता है उसको क्या करते हैं, उसको जो है ये मार देते हैं, और उसके बाद अपना किंगडम जो है स्टैब्लिश करते हैं, शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। कौन, पुष्यमित्र शुंग। द शुंगास वर फॉलोड बाय अनदर डायनेस्टी। अब शुंग के बाद कौन आते हैं, नोन एज कण्वाज। कौन आते हैं, कण्व, ठीक है? इसके बाद क्या आता है,
by rulers from other families till the establishment of the Gupta Empire about 1700 years ago. 1700 years ago का क्या मतलब है? 300 CE common era. The Sakas who ruled over parts of western India fought several battles with सातवाहनास. जो शक रूल कर रहे थे ना, तो वो क्या कर वेस्टर्न इंडिया में कर रहे थे, तो ये जो है सातवाहनास से जो है इनकी काफी लड़ाई होती है. हु रूल्ड ओवर वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये कहाँ पे रूल कर रहे थे? वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रूल कर रहे थे ये लोग, सातवाहन. द सातवाहन किंगडम विच वाज एस्टैब्लिश्ड अबाउट 2100 ईयर्स अगो. ठीक है, अराउंड 100 बीसी के ये सातवाहन किंगडम की स्टैब्लिशमेंट होता है. लास्टेड फॉर अबाउट 400 ईयर्स, और ये 400 साल तक लगभग रहती है, 300 सी कॉमन एरा तक. अराउंड 1700 ईयर्स अगो अ न्यू रूलिंग फैमिली नोन एज वक्टकाज, देखिए वक्टक, ठीक है, बिकेम पावरफुल इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया. तो जब हम 300 कॉमन एरा के टाइम जो हम देखते हैं, उस टाइम पर वक्टक आ जाते हैं. कहाँ पर? जो है आपका वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में. अब साउथ इंडिया की बात करते हैं कि इन साउथ इंडिया चोलास, चेरास एंड पांड्याज, ये बहुत ही फेमस हैं साउथ इंडिया में. चोलास, चेरास एंड पांड्याज रूल्ड बिटवीन 2200 एंड 1800 ईयर्स अगो. ठीक है, अराउंड 200 बीसी से आपका 200 सी, 400 सालों तक ये लोग जो है रूल करते हैं. एंड अबाउट 1500 ईयर्स अगो देयर वर टू लार्ज किंगडम्स. अब अराउंड 500 सीई की बात हो रही है कि दो लार्ज किंगडम आपको फिर इसके बाद देखने के लिए मिलेंगे. कौन कौन से? पल्लवास एंड चालुक्यास. कौन कौन से? पल्लवास एंड चालुक्यास. देयर वर सेवरल अदर किंगडम्स एंड किंग्स एज वेल. इसके अलावा भी कई सारे किंगडम्स और किंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. वी नो अबाउट देम फ्रॉम देयर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस. अब इनके बारे में हमको पता कैसे चलता है? कॉइन्स, इन लोग के हमको क्या देखने को मिलते हैं? कॉइन्स, और इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस, और इसके अलावा बुक्स भी हैं, जिनसे हमें इन सब किंग्स के बारे में पता चलता है और उनके किंगडम के बारे में भी. अब इसके बाद क्या देखते हैं कि देयर वर अदर चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन विच ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन प्लेड अ मेजर रोल. अब इसके अलावा हमको यहाँ पे और भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. ठीक है, जिसमें ऑर्डिनरी जो मेन है, विमेन है, इन सब का काफी मेजर रोल रहा है. दिस इंक्लूडेड द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर. इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? पहला तो है स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का जो है किस तरीके से विस्तार हो रहा है, इन सब में इनका रोल है. एंड द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स, नए नए टाउन्स जो है ग्रो कर रहे हैं. एंड क्राफ्ट्स प्रोडक्शन एंड ट्रेड. क्राफ्ट का प्रोडक्शन हो रहा है और ट्रेड हो रहा है. ठीक है, ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड लैंड रूट्स विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड आउटसाइड. अब जो ट्रेडर्स होते थे ना, तो वो कौन कौन से लैंड रूट्स को फॉलो करते थे? एक तो अपने कॉन्टिनेंट में भी और इसके आउटसाइड भी. इसका क्या मतलब है कि अपने यहाँ भी ट्रेड हो रहा था और दूसरी जगहों पर जाकर भी ये लोग ट्रेड किया करते थे, जो ट्रेडर्स थे. ठीक है, एंड सी रूट्स टू वेस्ट एशिया. और सी रूट्स जो है वेस्ट एशिया की ओर जाता था, उधर से भी ट्रेड होता था. ईस्ट अफ्रीका की साइड होता था, साउथ ईस्ट एशिया इधर भी होगा. वर ऑल्सो ओपनड अप, ये सारी चीजें ओपन थी. एंड मेनी न्यू बिल्डिंग्स वर बिल्ट, नई नई बिल्डिंग्स बनाई गई थी, इंक्लूडिंग द अर्लीस्ट टेम्पल्स एंड स्तूपास. जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? जो अर्लीस्ट टेम्पल बनाए गए थे, स्तूपास, स्तूप के बारे में मैंने आपको बताया था ना, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, उनके रिलीफ के ऊपर ये चीजें बनाई जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्तूप. एंड बुक्स वर रिटन, नई नई बुक्स लिखी जा रही थी. एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज वर मेड, साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही थी. दीज डेवलपमेंट्स टुक प्लेस साइमल्टेनियसली, सब साथ साथ चीजें चल रही हैं एक के बाद एक. एंड दैट इज एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम है ना, साइमल्टेनियसली का मतलब दिया हुआ है कि एट द सेम टाइम. कीप दिस इन माइंड एज यू रीड द रेस्ट ऑफ द बुक. ठीक है, ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब हम आगे की चीजें पढ़ रहे हैं. इसको मैंने आपको नोट्स भी बना करके एक्सप्लेन किया है, देखिए देख लेते हैं इसको एक बार. जब पोस्ट मौर्यन मतलब मौर्यास का जब डिक्लाइन हो जाता है ना 185 बीसी में, उसके बाद क्या क्या होता है, ये चीजें हैं. तो देखिए 185 बीसी से 73 बीसी मौर्यन के डिक्लाइन के बाद कौन आते हैं? सुंग डायनेस्टी. जैसे मैंने आपको बताया कि पुष्यमित्र सुंग, वो जो लास्ट रूलर होते हैं मौर्यन के, बृहद्रथ, उनको मार करके सुंग डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं. फाउंडेड बाय पुष्यमित्र शुंग, राइट. एंड मौर्यन ऑफिसर, और ये इनकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र. इन्होंने क्या प्रमोट किया? ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया. ठीक है, और परफॉर्म्ड अश्वमेध सेक्रीफाइस. ये अश्वमेध सेक्रीफाइस भी परफॉर्म करते हैं. अश्वमेध सेक्रीफाइस क्या होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है, चलिए आप लोगों को अगर भूल भी गया होगा तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि घोड़े को फ्रीली छोड़ दिया जाता था. वो जिस जिस टेरिटरी से गुजरता था, वो टेरिटरी उस राजा की मानी जाती थी जो ये यज्ञ परफॉर्म कर रहा है, जो सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहा है. अगर उस घोड़े को कोई भी राजा रोकता था तो उसको बैटल लड़नी होती थी उस राजा के साथ जो सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहा है. और अगर वो नहीं रोकते थे, इसका मतलब है कि वो उस राजा की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो ये होता था क्या? अश्वमेध यज्ञ. इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? अग्निमित्र, नोन फ्रॉम प्लेस ऑफ कालिदास. मालविकाग्निमित्रम,
ये कालिदास की एक रचना है, उसमें हमको ये अग्निमित्र के बारे में पता चलता है, ठीक है? तो वही उसमें बोल रहे हैं कि ये जो कालिदास का प्ले है मालविका अग्निमित्रम, उसमें हमें अग्निमित्र के बारे में पता चलता है, जो उसकी शुंग डायनेस्टी से ही था, ठीक है? और इन्होंने किया क्या काम, बिल्ट एंड रिपेयर्ड मेनी बुद्धिस्ट स्तूपास लाइक सांची, जैसे सांची में स्तूप है तो इन्होंने क्या किया था कि रिपेयर किया था काफी सारे स्तूपास को, तो इनका ये एक तरीके से रोल था। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इंडो ग्रीक्स को देखते हैं। इंडो ग्रीक्स कहाँ, सेकेंड सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी सी, ठीक, ये 300 सालों तक लगभग रहते हैं। ये ग्रीक रूलर्स थे हु केम टू इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज, मौर्याज के डिक्लाइन के बाद ये आते हैं और किंगडम स्टैब्लिश करते हैं कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जैसे पंजाब गांधार का रीजन हो गया, राजस्थान वाला रीजन हो गया, ये जैसे मैंने ये डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, गांधार पंजाब राजस्थान, इस वाले एरिया में ये लोग आकर के रूल करते हैं। इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे जैसे मिनेंडर, अपोलोडोटस, इस तरीके से ये लोग रहते थे। मिनेंडर वाज अ ग्रेट रूलर एंड पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, मिनेंडर एक ग्रेट रूलर माना जाता है और इसने क्या पैट्रोनाइज किया था बुद्धिज्म को। दे इशूड कॉइन्स, ये लोग कॉइन्स इशू करते थे, अभी हमने पिछले उसमें देखा भी है कि किस तरीके के कॉइन्स थे इंडो ग्रीक्स वाले। ग्रीक इंस्क्रिप्शन लिखे होते थे उसमें और इंडियन सिंबल्स होते थे इनके जो कॉइन्स होते थे, राइट। अब इसके बाद क्या है, कन्वाज डायनेस्टी देखते हैं। जो कण्व थे, इधर सुंग डायनेस्टी के बाद जो 73 बीसी में सुंग डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है तो कण्व आते हैं 73 बीसी से कहाँ तक, 28 बीसी तक। ये इसके फाउंडर कौन थे, वासुदेव, मिनिस्टर ऑफ द लास्ट सुंग डायनेस्टी, जो सुंग किंग थे लास्ट, तो उनके जो है ये मिनिस्टर थे। इन्होंने भी अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र ही रखी थी और इनका जो रूल था वो काफी छोटे समय के लिए था, आप देख ही सकते हैं 73 से 28 बीसी, थोड़े समय के लिए रूल करते हैं और ये काफी कमजोर थे, तो इसके इनके बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं देखने के लिए मिलती है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कुषाण एम्पायर, ठीक है। कुषाण एम्पायर में क्या देखेंगे कि फर्स्ट सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी सीई तक, एकदम जब ये कॉमन एरा की शुरुआत होती है तभी से इनका रूल स्टार्ट होता है और थर्ड सेंचुरी सीई तक ये हमको देखने के लिए मिलते हैं। फाउंडेड बाय कुजुला कैडेफाइसिस, ठीक है। कुजुला कैडेफाइसिस जो थे इन्होंने कुषाण एम्पायर को फाउंड किया था, बट इनके जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर हैं वो है कनिष्क, ठीक है। कनिष्क को इनका जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। इन्होंने इनके जो कॉइन्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, गोल्ड के कॉइन्स ये लोग इशू किया करते थे। तो एम्पायर एक्सटेंडेड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर इनकी जो है टेरिटरी एक्सटेंड हुई थी। और इनकी कैपिटल क्या थी, पुरुषपुर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेशावर आज की डेट में, एंड मथुरा। बाद में ये मथुरा सेकंड कैपिटल आपको देखने के लिए मिलेगी, पहले इनकी पेशावर थी और दूसरी थी मथुरा। प्रमोटेड बुद्धिज्म एंड गांधार आर्ट, इन्होंने किसको प्रमोट किया था, बुद्धिज्म को प्रमोट किया, और गांधार आर्ट थी, ये स्कूल्स होते हैं आर्ट के काफी सारे अलग अलग, तो उसमें जो गांधार आर्ट थी उसको ये प्रमोट किए। कनिष्काज कोर्ट एट पुरुषपुर वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, सेंटर ऑफ लर्निंग था इनका जो कोर्ट था पुरुषपुर में। हेल्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, अब देखिए ये क्या है, बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, मतलब 4 काउंसिल हुई थी जिसमें इनको क्या बोलते हैं, इनकी जो बुक्स थी ना, मैंने आपको बताया था कि अभिधम्म पीटक थी, विनय पीटक, सुत्त पीटक, ये सारी बुक्स हैं बुद्धिज्म की, इन सबको कंपोज किया गया था, ये काउंसिल्स ऑर्गेनाइज की गई थी। तो उसमें से जो फोर्थ और लास्ट काउंसिल होती है उसको कौन पैट्रोनाइज करता है, ये कनिष्क, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स फॉर इशूड, गोल्ड कॉइन्स जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे इनके बहुत ही फेमस, और इम्पॉर्टेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ महायान बुद्धिज्म। अब महायान बुद्धिज्म क्या होता है, ये बुद्धिज्म के बारे में जब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी उसमें जो बुद्धिज्म था ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो जो हीनयान वाले थे तो वो गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, बट जबकि जो महायान वाले थे वो मूर्ति पूजा करने लगे थे। तो ये जो है किसके पैटर्न थे, महायान बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करते हैं ये और इसको स्प्रेड करते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सातवाहन एम्पायर। अभी हमने सातवाहन के बारे में भी देखा कि काफी पावरफुल था, ये भी आपको कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी सीई तक देखने के लिए मिलेगा, लगभग 400 सालों तक सातवाहन एम्पायर, राइट। इसमें क्या था, इसमें बहुत पावरफुल किंगडम था ये पेनिनसुलर इंडिया में, और सिमुक जो है, सिमुक ने इनको फाउंड किया था इस सातवाहन एम्पायर को। इंपॉर्टेंट रूलर थे इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमवी और यज्ञश्री सतकर्णी।
कैपिटल इनकी कौन थी? प्रतिष्ठान, इसको पैथन भी बोलते थे और प्रतिष्ठान भी बोलते थे। एक्सटेंडेड ओवर अब ये कौन-कौन से रीजन में था? अब देखेंगे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये पेनिनसुलर जो इंडिया है ना, वहाँ पर ये सातवाहन एम्पायर रूल कर रहे थे। प्रमोटेड, इन्होंने क्या प्रमोट किया? ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड प्राकृत लिटरेचर को। और इनके कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस किस लैंग्वेज में है? प्राकृत में है। इन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया और दूसरे रिलीजन्स को भी सपोर्ट करते हैं ये। और इन्होंने केव्स बनवाए, कहाँ? जैसे नासिक में, कार्ले में, भाजा, ये सारी केव्स ये बनवाते हैं, राइट। सातवाहन के बाद हम कौन किसको देखते हैं? वेस्टर्न क्षत्रप्स। कौन देखने के लिए मिलते हैं? वेस्टर्न क्षत्रप्स। इनका टाइम पीरियड था फर्स्ट से फोर्थ सेंचुरी सी। कब से? फर्स्ट से फोर्थ सेंचुरी सी में हमको ये देखने के लिए मिलेंगे। ये भी अराउंड 400 ईयर्स तक। इनको इंडो साइथियंस भी बोलते हैं, इंडो साइथियंस। ये इसको जो है फाउंड किया था चस्तान ने। इंपॉर्टेंट रूलर इसमें थे रुद्र दमन फर्स्ट, फेमस किस लिए है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, रुद्र दमन फर्स्ट, ये नाम जो है इंपॉर्टेंट है इसमें केवल। रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया में ये रूल करते हैं गुजरात, मालवा, सौराष्ट्र, ये जो रीजन है ना वेस्टर्न वाला, यहाँ पर रूल करते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स ऑफ ट्रेड एंड इरिगेशन, यूज्ड संस्कृत एंड प्राकृत इन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या यूज करते हैं? ये संस्कृत और प्राकृत का इस्तेमाल करते हैं। और इन्होंने कैसे कॉइन इशू किए थे? सिल्वर के कॉइन, जबकि कुषाण को हमने देखा कि गोल्ड के कॉइन इशू करते हैं ये लोग। इसके बाद नाग डायनेस्टी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बहुत कम इनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। ये सेंट्रल इंडिया में रूल कर रहे थे, जैसे विदिशा, पद्मावती, ग्वालियर के आसपास, मथुरा, ये सब जगह पर। और ये कंटेम्प्रेरी थे कुषाण के। ठीक है, और कुछ नागाज ने जो है कॉइन्स भी इशू किए थे। और इन्होंने क्या? दे लेड द फाउंडेशन फॉर द राइज ऑफ लेटर किंगडम्स इन सेंट्रल इंडिया। फिर धीरे धीरे दूसरे किंगडम्स की शुरुआत होती है सेंट्रल इंडिया में। तो इनका बहुत ज़्यादा कोई बड़ा रोल नहीं है। तो ये हमने देख लिया पूरे जो डायनेस्टीज थी मौर्यंस के बाद और गुप्तास के पहले आई, तो उन सब के बारे में दिया हुआ है। ये मैप में भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, मैप में यहाँ पर चीज जो है, ये कुषाण, ये चीज नहीं है, ये है कुषाण। ठीक है, कुषाण के बारे में दिया है। वेस्टर्न क्षत्रप के बारे में बगल में मैंने आपको पढ़ाया, उसमें दिया हुआ है। और ये पूरा जो है मैप में दिखा रहा है कि कौन कहाँ पर रूल कर रहा है। देख रहे हैं आप, जैसे कनवाज और सुंगाज, ये वाला जो रीजन आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर रूल कर रहे हैं। सातवाहन ये आपका जो है पेनिनसुलर इंडिया में दिख रहा है। वेस्टर्न क्षत्रप ये जो हमारा गुजरात वाला, मालवा वाला रीजन है और गुजरात वाला रीजन, यहाँ पर रूल करते दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और जो साउथ इंडिया में देखेंगे तो चोलाज हैं, और इधर पांड्याज हैं और इधर चेराज हैं। ठीक, तो इस तरीके से चीजें सारी चल रही थी। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड किस तरीके से फ्लरिश कर रहा है और किस तरीके से चीजें आगे हो रही हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है प्रभाकर से। प्रभाकर क्या है? ब्लैक स्मिथ की शॉप पे बैठा हुआ है। ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं? ब्लैक स्मिथ का मतलब हो गया लोहार। ठीक है, तो ये बैठा हुआ है। प्रभाकर said watching the smith at the local shop, there was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out ready for sale. A bright fire was burning and two men were heating and beating metal rods into shape. It was very hot and noisy, and yet it was fascinating to watch that was happening. What was happening, right? तो प्रभाकर बैठा हुआ है स्मिथ की शॉप पर। तो वहां पर वो क्या देखता है कि आयरन के कुछ टूल्स जो है एक छोटी सी बेंच पर रखे हुए हैं। कौन से टूल्स हैं? एक्सेस हैं, जैसे कुल्हाड़ी बोलते हैं, एंड सिकल्स हैं, बेचने के लिए तैयार एकदम रखे हुए हैं। इसके अलावा क्या देखता है कि आग जल रही है और दो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि मेटल की जो रॉड है उसको गर्म कर रहे हैं और उस पर मार रहे हैं, बीट कर रहे हैं उसको, ताकि उसको सेप दिया जा सके। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हॉट एंड नॉइजी है, बट उसको फैसिनेटिंग लग रहा है देखने में। ठीक, तो वो बैठकर देख रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। तो इस डायग्राम में जो है ये टोंग्स हैं, ये जो है आपको एक्स देखने के लिए मिल जाएगी, ये आपको सिकल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उनके डायग्राम दिए हुए हैं। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। आज तो हम लोग देखते हैं आयरन का यूज जो है कितना ज्यादा करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब आयरन डिस्कवर ही नहीं हुआ था, और जब डिस्कवर हुआ तो जब इसका यूज हुआ तो किस तरीके से रिवॉल्यूशन लेकर आया, ये चीजें हम लोग देखेंगे। कि थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हम लोग देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में आयरन और स्टील इन सबका कितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्टील आयरन से ही बनता है ना। The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago। ठीक है, 1000 BC के अराउंड जो है आयरन की शुरुआत होती है, आयरन को डिस्कवर किया गया। Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials। मेगालिथिक
आपको जो है कहाँ पर मिले थे मेगालिथिक बरियल्स, ये आपको कमेंट्स में बताना है। ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा साउथ इंडिया था, जो हमारा साउथ इंडिया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ग्रेव्स मिलती थी। उन ग्रेव्स के चारों तरफ क्या किया जाता था, इस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े स्टोन्स रखे जाते थे, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, इन्हीं को हम लोग बोलते थे मेगालिथ, ठीक है, मेगालिथिक बरियल। ठीक, ये मैंने आपको बताया था। कई बार ऐसा भी होता था कि ऐसे कोई ग्रेव है और उसमें एक सिंगल स्टोन भी लगा दिया गया है, या फिर कई बार ऐसे इस तरीके से कई सारे स्टोन्स लगाए जाते थे, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, मेगालिथिक बरियल्स। ठीक, साउथ इंडिया में हमको देखने के लिए मिले थे। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि around 2500 years ago there is evidence for the growing use of iron tools around 500 BC। ठीक है, मैं आपको बीसी में भी टाइम बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ईयर्स एगो में तो इस बुक में दिया ही हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी आप लोग अलग अलग जगह पर पढ़ेंगे तो बीसी में भी बताया जाएगा, बीसी में लिखा होगा, तो आप लोग को कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं बीसी में भी आपको रिपीट कर देती हूँ। तो 2500 ईयर्स एगो, इसका क्या मतलब है कि 500 बीसी के अराउंड जो है एविडेंस है कि आयरन टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था। दीज इंक्लूडेड एक्सेस, एक्सेस का यूज़ हो रहा था, क्लियरिंग फॉरेस्ट, किस लिए, फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, एंड द आयरन प्लॉसेयर, आयरन प्लॉसेयर मतलब आयरन के जो हल होते थे उनका यूज़ किया जाता था, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी। एज वी हैड सीन चैप्टर 5 में हमने ये सब देखा है, द प्लॉसेयर वाज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो है आयरन के टूल्स मजबूत होते हैं ना, तो उससे अच्छे से सारा काम हो जाता था, फॉरेस्ट वगैरह को हटा करके फर्टाइल लैंड पे जो है एग्रीकल्चर करते थे। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन, मतलब इस टाइम पर क्या देखेंगे हम लोग कि इरिगेशन भी हो रहा था। द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेजेस। तो हम क्या देखते हैं कि जो किंग्स और किंगडम्स में फ्लरिश कर रहे थे, तो वो एग्जिस्ट ना करते, इतना फ्लरिश ना करते जब तक कि विलेजेस का सपोर्ट ना होता उनके पास। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन, इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड। तो जैसे हमने देखा कि जो टूल्स हैं और जो ट्रांसप्लांटेशन हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है कि पैडी ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो गया था, जैसे आज पैडी की एग्रीकल्चर में पैडी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है ना, उसी तरीके से स्टार्ट हो चुका था। तो उससे हमारा क्या है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी थी एग्रीकल्चर की। लेकिन उसके अलावा भी किसका रोल था, इरिगेशन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इरिगेशन के लिए वहाँ पर इस टाइम पीरियड में कैनाल्स बनाई गई थी, वेल्स कुएं बनाए गए थे, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स झील भी बनाई गई थी आर्टिफिशियल। ठीक, यहाँ पे तो आयरन टूल्स जो मैंने आपको बता ही दिया है, इसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं, आगे का देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि देखिए आपको यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं, और यहाँ इरिगेशन के वर्क के कुछ बॉक्सेस हैं, तो इनको हमको फिल करना है, राइट। किंग्स नीड्स मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस, फोर्ट्स। तो राजा को जरूरत होती थी मनी की, किसके लिए, आर्मी के लिए, पैलेसेस, फोर्ट्स, इन सबको बनाने के लिए मनी की जरूरत होती थी। तो वो क्या करते थे, दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, तो ये फार्मर से टैक्स लेते थे। अब थर्ड नंबर पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पर आएगा ये वाला पॉइंट। ठीक, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन फॉर टू पे टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट लिख देती हूँ, थर्ड पॉइंट है ना ये, यहाँ पे मार्क कर लीजिए इसको। ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 4th हो गया। तो थर्ड नंबर आ जाएगा कि फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, राइट। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा कि दिस इज पॉसिबल विद इरिगेशन। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, इरिगेशन चाहिए। तो अब इरिगेशन के लिए क्या होगा, किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। ठीक है, किंग क्या करते हैं, मनी प्रोवाइड करेंगे और इरिगेशन वर्क को प्लान करते हैं। तो ये आपका चौथा नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा छठे नंबर पे, और लेबर कौन प्रोवाइड करता है, लेबर प्रोवाइड करते हैं लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। इसके बाद प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, लेबर हो गया, मनी हो गई, तो इस सबसे क्या हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। सो डज रेवेन्यू, अब प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो रेवेन्यू भी बढ़ गया क्योंकि टैक्स लिया जा रहा है।
ठीक है, तो उससे रेवेन्यू बढ़ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, फार्मर्स आल्सो बेनिफिट बिकॉज़ क्रॉप प्रोडक्शन इज़ मोर सर्टेन। अब क्रॉप प्रोडक्शन जो है मोर सर्टेन हो गई है और ज़्यादा भी हो गई है, तो जो है अब इनको भी बेनिफिट हो रहा है, किसको, फार्मर्स को। यहाँ पर सेकंड नंबर आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, जो जिन विलेजेस की हम बात कर रहे हैं, इन विलेजेस में रहता कौन था। हमको क्या देखना है कि इन विलेजेस में रहता कौन था। देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन द सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। क्या बोल रहे हैं कि 3 अलग-अलग टाइप के लोग रहा करते थे सदर्न और नॉर्दर्न दोनों पार्ट्स में। आप देखेंगे कि 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे। अब उनको क्या टर्म दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लेना है आप लोगों को। एकदम बाय हार्ट करना है, क्योंकि ये एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन द तमिल रीजन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उनको क्या बोलते थे हम लोग, वेल्ललार। क्या बोलते हैं, वेल्ललार। ठीक है, ये याद रखना है। और इसके अलावा जो ऑर्डिनरी प्लाउमैन थे उनको क्या बोला जाता था, उजावर। क्या बोलते थे, उजावर। इसके अलावा जो है आप थर्ड देखेंगे कि जो लैंडलेस लेबरर्स थे इंक्लूडिंग स्लेव्स, उनको क्या बोलते थे, कदई सियार या फिर अदिमई। कदई सियार या फिर अदिमई। ये 3 टर्म आपको है साउथ इंडिया के लिए। कौन कौन से, जो लार्ज लैंड ओनर है उनको वेल्ललार, जो ऑर्डिनरी प्लाउमैन है उनको उजावर, और जो लैंडलेस लेबरर्स हैं या फिर स्लेव्स हैं उनको कदई सियार या फिर अदिमई। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा इसको। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन। अब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। अभी हमने साउथ इंडिया के बारे में देखा, अब नॉर्थ इंडिया में देखते हैं कि क्या बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो विलेज हेडमैन है, नॉर्थ इंडिया में जो विलेज हेडमैन है उसको क्या बोलते हैं, ग्राम भोजक। क्या बोलते हैं, ग्राम भोजक। ये भी जो है इनके पास लार्ज लैंड होती थी। मेन यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। मतलब ये पोजीशन भी कैसी होती थी, हेरिडिटरी होती थी। ये लिखा हुआ है, हेरिडिटरी होती थी। एक जनरेशन टू जनरेशन जो है इनके जो बच्चे होते थे वो ग्राम भोजक बनते चले जाते थे। दिस पोजीशन वाज हेरिडिटरी। द ग्राम भोजक वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। क्या था, लार्जेस्ट लैंड ओनर था। तमिल साइड में, साउथ इंडिया में क्या बोला गया था, इसको वेल्ललार बोला गया था। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड। इनके पास स्लेव्स होते थे और ये वर्कर्स को हायर करते थे अपनी लैंड को कल्टीवेट वगैरह कराने के लिए। बिसाइड्स एज ही वाज पावरफुल, और ये पावरफुल होते थे काफी ज्यादा, तो इनका किंग क्या इस्तेमाल करते थे, टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। इनको किंग बोलते थे कि आपको टैक्स कलेक्ट करके देना है विलेजेस से, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करके देना है किंग को। ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये इतने पावरफुल होते थे कि कई बार ये जज का काम करते थे, पुलिसमैन का काम करते थे। जज का काम कैसे करते थे, जैसे उनके विलेजेस में कोई झगड़ा हो गया, आपस में कोई नेबर से फाइट हो गई, या किसी भी चीज को कोई किसी भी चीज को लेकर इश्यू हो गया है, तो इनको रिजॉल्व करने का काम कौन क्या करते थे, ये ग्राम भोजक। ठीक। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ग्राम भोजक के अलावा देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स। कौन थे, इंडिपेंडेंट फार्मर, जिनको हम क्या बोलते हैं, गृहपतिस। क्या बोलेंगे, गृहपतिस। ठीक है। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉल लैंड ओनर्स। ये लोग कौन होते थे, स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे या फिर स्मॉल फार्मर्स आप कह लीजिए। एंड देन देयर वर मेन एंड वीमेन सच एज दास कम्मकारास। दास कर्मकार या फिर कम्मकार, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो स्लेव्स होते थे या लैंडलेस लेबरर्स होते थे उनको हम लोग कम्मकारास बोलते थे। एंड देयर वर मेन एंड वुमेन सच एज दास कम्मकारास हु डिड नॉट ओन लैंड। मतलब इनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस है ये। एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय अदर्स। इनको अपने जो है लिविंग के लिए, जो वेजेस के लिए, अर्निंग के लिए काम करना पड़ता था, कहाँ, दूसरे लोगों के फील्ड्स पे जाके, दूसरे लोगों के खेतों में जाकर काम करते थे। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर आल्सो सम क्राफ्ट पर्सन। अब कई सारे विलेजेस में आपको क्राफ्ट पर्सन भी देखने के लिए मिलेंगे फार्मर्स के अलावा। कौन कौन से, जैसे ब्लैक स्मिथ मिलेगा। ब्लैक स्मिथ मीन्स जो है आपका लोहार। इसके अलावा कौन मिलेगा, इसके अलावा आप देखेंगे कि पॉटर मिल जाएगा, कारपेंटर मिल जाएगा, वीवर मिल जाएगा। तो ये सब आपको विलेज में दूसरे दूसरे तरह के क्राफ्टमैन भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन। तमिल कंपोजिशन के बारे में बात हुई है कि सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज
संगम लिटरेचर। अब संगम लिटरेचर का क्या मतलब है? देखिए संगम क्या होता है, जब साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो चोलास, चेराज और पांड्याज ये लोग रूल कर रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ संगम, संगम मतलब मिलना, तो एक जो असेंबली जो है ऑर्गेनाइज की जाती थी, जहाँ पर लोग आकर के मिलते थे, बैठते थे, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को कंपोज़ किया गया था। तो वहाँ जिन चीज़ों को कंपोज़ किया गया उसको हम किसके अंदर रखते हैं? संगम लिटरेचर के अंदर रखते हैं। वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स अगो, मतलब अराउंड 300 बीसी की बात हो रही है। These texts were called संगम। इनको संगम क्यों कहते थे? Because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies। इनको compose किया गया था और compile किया गया था in assemblies known as संगम्स, जिनको हम संगम कहते थे इन assemblies को। अब poets that were held in the city of मदुरै, ये poets जो है इन assemblies में मिलते थे, चीज़ों को compose और compile किया इन्होंने। और ये संगम हुआ कहाँ था? मदुरै में। कहाँ पर? मदुरै। मदुरै कहाँ, जो ये पांड्यास थे ना, तो उनकी कैपिटल थी ये। द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। जो यहाँ पर हमने पढ़े थे, वेल्ललार बोला गया है, आदिमई बोला गया है। इसके अलावा जो हमने देखा है साउथ इंडिया के जो टर्म्स हैं, तो वो उजावर, उजावर देखा था ना, तो ये सब कहाँ से हमको देखने के लिए मिलता है? संगम लिटरेचर से। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखिए, ये मदुरै देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जो पांड्याज है ना, उनकी कैपिटल हुआ करती थी मदुरै। तो यहीं पर जो ये संगम है, ये असेंबली ऑर्गेनाइज की जाती थी, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है दिया गया है कॉइन्स के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। अब आर्कियोलॉजिस्ट को इस पीरियड में काफी सारे जो है कॉइन्स मिले हैं। द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स वर पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब सबसे पहले जो कॉइन्स इनको मिले हैं, जो सबसे अर्लीस्ट कॉइन्स माने जाते हैं, तो वो कौन से हैं? पंच मार्क्ड कॉइन्स। यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देखेंगे कि ये एक मेटल दिख रही है, मेटल का एक कॉइन है। इस कॉइन में आपको कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, जैसे ये सिंबल है, जैसे इधर सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल है। तो ये सिंबल को क्या किया गया है? पंच की गई है, स्टैंपिंग की गई है। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना कि इस तरीके से जो है हमारे पास स्टैम्प होता है, तो इसमें कुछ जो है इस तरीके से डायग्राम या कुछ सिंबल्स बने हैं। तो इससे क्या किया जाता था? प्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, मेटल को प्रेस किया जाएगा तो ये जो है सारे जो सिंबल्स है ये उभर कर दिखने लगेंगे, है ना। तो इसीलिए इसको, इन कॉइन्स को कहते क्या है? पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं क्योंकि इनमें पंचिंग की जाती है। सच एज वन सोन हियर, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में देखिए, यहाँ पर डिटेल में बताया भी गया है। पंच मार्क्ड कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप। या तो ये रेक्टेंगुलर होते थे, या फिर स्क्वायर, या फिर राउंड शेप के होते थे। ईदर कट आउट ऑफ मेटल शीट और मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल्स अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। तो या तो इन्हें मेटल शीट से काट के बनाया जाता था, और या तो क्या करते थे कि मेटल का ग्लोब्यूल एक छोटा सा ले लेते थे, इस तरीके से जैसे ग्लोब्यूल ले लिए। अब उसके ऊपर से क्या करेंगे? ये प्रेस कर देंगे स्टैम्प से, तो ये जो है फैल जाएगा और इसमें जो उसमें सिंबल्स बने होंगे तो वो इस पे उभर कर दिखने लगेंगे। ठीक, द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड। इन पे इंस्क्राइब नहीं किया जाता। इंस्क्राइब मतलब क्या होता है कि ऊपर से कोई चीज लिखना, इनमें ऊपर से नहीं लिखा जाता था, बट वर स्टैम्प्ड, स्टैम्प किया जाता था विद सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस, पंचेस वगैरह का इस्तेमाल करके इनमें स्टैम्प किया जाता था। हेंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते हैं। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो है बहुत सारे हमारे सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स में मिलते हैं इस तरीके के कॉइन्स, एंड रिमेन इन सर्कुलेशन टिल अर्ली सेंचुरी सी। और ये जो है कब तक सर्कुलेशन में रहते हैं? जो अर्ली सेंचुरीज थी ना, जब कॉमन एरा की शुरुआत ही हुई थी, उस टाइम तक ये आपको पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं? अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। अब उसके अलावा जो पंच मार्क्ड कॉइन्स तो आपने देख लिया, इसके अलावा जो है मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या था? तो ये हमको जो संगम का कलेक्शन है उसमें से हमको ये पोयम मिली है, जिससे हम लोगों को ये जानने के लिए मिलता है कि लोग किस तरीके से एक्सचेंज किया करते थे। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि एज दे कैरी द व्हाइट पैडी ऑफ देयर लैंड एंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर। अब क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग क्या किए हैं? व्हाइट पैडी मतलब चावल को लिए हुए हैं अपने लैंड के, जो उनके लैंड में चावल ग्रो किया है उन्होंने, उस चावल को लिए हुए हैं किस चीज से एक्सचेंज करने के लिए? सॉल्ट ऑफ अनदर, दूसरे व्यक्ति से जो है उनको सॉल्ट को एक्सचेंज करना है, क्योंकि उनको सॉल्ट की जरूरत होगी। तो वो पैडी लेकर के जा रहे हैं और सॉल्ट लेकर के आएंगे। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्स, ये बहुत ही लंबा सफर, लंबी रोड तय करके आए हैं कार्ड्स में अपनी अपनी गाड़ियों में। थ्रू सैंड्स व्हाइट एज मूनलाइट,
रेत से गुजरते हुए आए हैं, मूनलाइट की तरह जो सफ़ेद रेत है वहाँ से गुजरते हुए आए हैं, टेकिंग होल फैमिलीज़ अपनी पूरी फैमिली को साथ में लेकर आए हैं, हू हेट टू बी लेफ्ट बिहाइंड क्योंकि फैमिली को पसंद नहीं है कि उनको छोड़ कर के जो है ये लोग जाएँ, तो इसलिए पूरी फैमिली को ही साथ लेकर आए हैं। द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट्स लीव्स द सिटी एम्प्टी। अब जो सॉल्ट के भी मर्चेंट है, कोस्टल एरिया में सॉल्ट मिलता है ना, तो इन्हीं लोगों से जो है ये लोग क्या एक्सचेंज करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सॉल्ट के मर्चेंट भी सिटीज़ में जाते हैं। ये सब एक्सचेंज जो हो रहा है, बार्टर सिस्टम, तो उस चीज़ के लिए इनको जाना तो पड़ेगा ना ट्रेडिंग के लिए। तो ये लोग जाते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो ये सॉल्ट मर्चेंट वगैरह चले जाते हैं, तो सिटी पूरी खाली-खाली सी लगती है। अब यहाँ पर इस पोएम से मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है चीज़ों का। यहाँ पर कॉइन्स वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम एक तरीके से अपना रहे हैं और इतना दूर-दूर से लोग आ रहे हैं और चीज़ों को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। साल्ट वाज़ प्रोड्यूस्ड प्लेंटिफुली अलोंग द सी कोस्ट। जो समुद्र के किनारे है, सॉल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है? ये तो हम देख ही चुके हैं। अब इसके बाद क्या देखते हैं, सिटीज़ विद मेनी फंक्शंस। अब सिटीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कि सिटीज़ जो हैं वो बहुत सारे फंक्शंस परफ़ॉर्म किया करती थीं। मे वेरी ऑफ़न अ सिंगल टाउन वाज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। अब एक जो सिंगल टाउन होता था वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट होता था। क्यों? हम मथुरा का एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखेंगे। लेट अस टू गेट द एग्ज़ाम्पल ऑफ मथुरा। मथुरा कहाँ पर है? देखिए, ये मैंने मैप में दिखाया है। ये, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है? मथुरा। अब मथुरा के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इसलिए जो है मथुरा को मैंने बता दिया है कि है कहाँ पर। इसके अलावा आप यहाँ इस मैप में भी देखेंगे कि मथुरा कहाँ है? ये। मथुरा को मैंने बताया था कि ये जो है इनकी कुषाण की जो है सेकंड कैपिटल भी थी, है ना? तो ये हो गई आपकी मथुरा और यहीं से जो है आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट जाना चाहता है या फिर कोई व्यक्ति नॉर्थ से साउथ साइड जाना चाहता है, तो ये मथुरा जो है उसके रूट में पड़ता है। तो क्या देखेंगे मथुरा के बारे में कि मथुरा हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। 2500 साल से ज़्यादा से ये जो है एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट है मथुरा में। इट वाज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इट वाज़ लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ 2 मेजर रूट। ये 2 मेजर रूट्स के क्रॉस रोड में मतलब बीच में पड़ता था। कौन-कौन से? ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वहां से अगर कोई ईस्ट में आ रहा है, देखिए नॉर्थ वेस्ट से अगर कोई ईस्ट में आ रहा है तो ये मथुरा पड़ रहा है। इसके अलावा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अब अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो भी ये पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स। फोर्टिफिकेशंस थे इस सिटी के मथुरा के चारों ओर और जो श्राइन्स बनी हुई थी उनके चारों ओर भी फोर्टिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। अब जो आसपास के गांवों में फार्मर्स थे वो क्या किया करते थे, फूड वगैरह प्रोवाइड करते थे सिटी के लोगों को। मथुरा वाज आल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वाज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मथुरा ऐसा सेंटर था जहाँ पर एक्सट्रीमली फाइन आपको स्कल्पचर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। मैंने कुछ स्कल्पचर्स को आपके यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, जैसे ये आप देख सकते हैं ये टेराकोटा का स्कल्पचर है। ठीक है, टेराकोटा, टेराकोटा जानते हैं ना क्या होता है? टेराकोटा भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी को जब पका करके बनाया जाता है ना उसी को हम लोग टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेराकोटा का आपको स्कल्पचर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ स्कल्पचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है कि अराउंड 2000 ईयर्स एगो मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशान। 2000 साल पहले मथुरा को जो है सेकंड कैपिटल बनाया। पहली कैपिटल कौन सी थी? अभी अभी मैंने बताया आपको, पेशावर, है ना? पेशावर थी ना, पुरुषपुर जिसको बोलते हैं। और दूसरी कैपिटल किसको बनाया 2000 ईयर्स के आसपास? मथुरा को। अबाउट होम यू वुड रीड, जिसके बारे में हम कुषाण के बारे में बाद में हम पढ़ने वाले हैं। मथुरा वाज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर, मथुरा रिलीजियस सेंटर भी था। और कौन कौन से रिलीजन देखने के लिए मिलेंगे? बुद्धिस्ट मोनास्ट्री देखने के लिए मिलेगी, जैन श्राइन्स मिलेंगी। और इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। तो हिंदुइज्म के लिए तो आप देखते ही हैं कि इंपॉर्टेंट है वर्शिप ऑफ कृष्णा, कृष्णा की वर्शिप होती है कृष्ण भगवान जी की। और इसके अलावा यहाँ पर जैन की श्राइन्स भी मिलेंगी और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी मिलेंगी। तो यहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म सभी के जो है आपको एविडेंसेस मिलते हैं। सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन सर्फेसेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टेच्यूज वर हैव बीन फाउंड इन मथुरा। अब जो स्टैच्यू बने हुए हैं, जो स्टोन के स्लैब्स हैं, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं? इंस्क्रिप्शंस। जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको दिया है, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंस्क्राइब की गई हैं।
कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। इसके अलावा ये जो है स्टोन का पिलर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ न कुछ लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ना, ये इंस्क्रिप्शंस ही हैं, ठीक है? इसका डायग्राम बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये है क्या? इंस्क्रिप्शन ही है, ठीक है? इसके बाद हम क्या देखते हैं? चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस इन रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मेन एंड समटाइम्स वीमेन टू मोनास्ट्रीज एंड श्राइन्स। अब ये जो आपको क्या देखे हैं, आपने देखा जो इंस्क्रिप्शंस है, ये छोटे-छोटे इंस्क्रिप्शंस है, किस बारे में है ये? ये बताते हैं मोनास्ट्रीज के बारे में, श्राइन्स के बारे में। जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं ना, ये लोग जो है गिफ्ट देते थे मोनास्ट्री को और श्राइन को, तो वो उसके बारे में ये इंस्क्रिप्शन हमको बताते हैं। दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स हू लिव्ड इन द सिटी। अब इनको कौन बनाता था? ये बनाते थे किंग्स जो होते थे, राजा रानी जो हो गए, ऑफिसर्स हो गए, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन, ये सब जो सिटी में रहते थे, ये लोग जो है इनको बनाते थे। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वेवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स एंड परफ्यूमर्स। अब जो मथुरा में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उसमें से हमको इन सब का मेंशन मिलता है। गोल्ड स्मिथ जो सुनार होते हैं, ब्लैक स्मिथ लोहार, वीवर्स बास्केट जो बनाते हैं, गार्लैंड मेकर, परफ्यूमर, इन सब का मेंशन मिलता है। अब इससे हम एक चीज और समझते हैं क्या, कि यहाँ पर इस समय में ये सारे जो है क्राफ्ट पर्सन रहा करते थे, ये सारी चीजें हुआ करती थी सिटीज में, ठीक? तो वो हमको देखने के लिए मिले। इसके बाद हम क्या देखते हैं? क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन, ठीक? क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन, वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स, दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। बहुत ही ज्यादा अच्छी पॉटरी होती थी ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब ये नॉर्थ पोर्शन में पाई जाती थी, इसलिए इसको नॉर्दर्न बोलते हैं। ब्लैक कलर की होती थी, इसको पकाकर इतना पकाया जाता था बाहरी साइड से हीट करके, तो ये पूरी ब्लैक हो जाती थी, इसलिए ब्लैक बोलते हैं। पॉलिश्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाता था, जिससे एकदम शीशे की तरह चमकने लगती थी, इसलिए इसको पॉलिश्ड बोलते हैं, ठीक है? तो इसका पूरा नाम जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही शो कर रहा है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। It gets its name from the fact that it is generally found in northern part of the subcontinent. Remember that the archaeological evidence for many crafts may not have survived. बहुत सारे जो है एविडेंसेस सर्वाइव नहीं किए हैं, बट वी नो फ्रॉम टेस्ट दैट मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वाज इम्पोर्टेंट। क्लॉथ भी यहाँ पे बन रहे थे। देयर वर फेमस सेंटर सच एज वाराणसी। अब इसके लिए फेमस सेंटर कौन कौन से थे? जैसे वाराणसी आपको नॉर्थ में देखने के लिए मिलेगा, मदुरई आपको साउथ में, मैंने अभी दिखाया भी था मैप में। बोथ मेन एंड वीमेन वर्कड इन दिस सेंटर। अब इन सेंटर्स पे दोनों लोग, मेन एंड वीमेन दोनों ही काम करते थे। नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नदन ब्लैक पॉलिश वेयर इज अ हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर विद अ साइनी ब्लैक सरफेस, ठीक है? मेटल की तरह एकदम दिखाई देने लगती है ये, इतना ज्यादा साइन करती है, और व्हील से इसको बनाया जाता है, हार्ड होती है। द पॉटर यूज टू एक्सपोज द अर्थन वेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज किल्न विच रिजल्टेड इन द ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस। तो क्या करते हैं कि स्पॉट को, जो पॉटर है ना, स्पॉट को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में अपनी भट्टी के अंदर डाल देते हैं, जिससे जो इसकी आउटर सरफेस है पूरी काली हो जाती है। फाइन ब्लैक स्लिप वाज आल्सो अप्लाइड ऑन दिस विच गिव द पॉटरी अ मिरर लाइक साइन, ठीक है? इसमें फाइन ब्लैक स्लिप जो है अप्लाई की जाती है, जिससे ये पॉटरी पूरी मिरर लाइक साइन देती है, जैसे ये नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इस तरीके से ये होते थे, ठीक है? देख सकते हैं आप लोग ये कैसे ब्लैक कलर है और किस तरीके से साइन कर रही है ये पॉटरी, आप लोग देखिए किस तरीके से साइन कर रही है, राइट? तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे? नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। अब स्पिनिंग और वीविंग का जो काम होता था, इसके रूल्स क्या थे वो भी देख लेते हैं। दीज रूल्स आर फ्रॉम अर्थशास्त्र। अब ये रूल्स हमको मिले कहाँ से, किस तरीके से रूल्स वहां पे चल रहे हैं, ये हमको जानने के लिए कैसे मिलता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी बुक है? चाणक्य की, कौटिल्य की बुक है। ये भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि याद कर लीजिएगा। कौटिल्य की या चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है? They describe how spinning and weaving could be done in workshops under the supervision of special officer। तो वो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि स्पिनिंग और वीविंग का काम किस तरीके से वर्कशॉप में चल रहा है, किसके सुपरविजन में? स्पेशल ऑफिशियल रखा गया उसके लिए, उसके सुपरविजन में स्पिनिंग और वीविंग का काम वर्कशॉप के अंदर हो रहा है।
विडोज जो विधवा लोग होती हैं, यंग वीमेन जो यंग वीमेन है, हु आर डिफरेंटली एबल जो डिफरेंटली एबल्ड है, नन्स हैं, मदर्स ऑफ कोर्टिसंस जो कोर्टिसंस की मदर्स हैं, रिटायर्ड वीमेन सर्वेंट ऑफ द किंग है, जो किंग की राजा की जो रिटायर्ड वीमेन सर्वेंट है। इसके अलावा वीमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल जो टेम्पल की सर्विस दे रही थी वहां से रिटायर हो चुकी हैं। ऐसी सारी जो लेडीज थी, जो सारे वीमेन्स थे, उनको क्या किया गया था, वो लोग मे बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग वूल, बार, कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स, इनको जो है इन सब के प्रोसेसिंग के लिए हायर किया जाता था, इनसे काम करवाया जाता था। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। अब वो जिस तरीके का क्वालिटी का काम करेंगे, जिस तरह जितनी क्वांटिटी में काम करेंगे, उस तरह उनको पेमेंट की जाएगी। Women who are not permitted to leave their homes can send maid servants to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him। अब कुछ ऐसी भी women's थी जिनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी, तो ऐसे लोग क्या कर सकते थे, ये लोग अपने जो है मेड सर्वेंट जो थी उनको भेज सकते थे रॉ मटेरियल को लाने के लिए सुपरिटेंडेंट से, और जब काम फिनिश हो जाएगा तो उन्हीं मेड सर्वेंट के थ्रू ये जो है अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को भेज देते थे वापस सुपरिटेंडेंट के पास। विमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप, अब जो लोग विजिट कर सकते थे उनको जो है शुड गो टू एट डॉन टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेस, तो उनको एकदम सुबह सुबह जाना पड़ता था अपना काम करने के लिए और अपने वेजेस को रिसीव करने के लिए। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क, अब वहां पर इनफ लाइट होना चाहिए ताकि जो वो काम कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन किया जा सके। इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक्स एट द वेमेन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क ही शुड बी पनिश्ड। अब देखिए यहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट हो रहे हैं ना, जो सुपरिटेंडेंट है, अगर वो किसी भी औरत को देखते हैं या फिर किसी से बात करते पाए जाते हैं काम के अलावा कुछ भी, तो उनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। इस तरीके से स्ट्रिक्ट रूल्स भी थे कि सुपरिटेंडेंट अगर किसी औरत को देख रहे हैं या फिर कुछ ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो उनको पनिश किया जाएगा। इफ अ वुमन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, अगर कोई औरत जो है वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर रही है तो सी विल हैव टू पे अ फाइन एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ, तो उसको जो है फाइन पे करना पड़ेगा, साथ ही उसके जो थम्स हैं, अंगूठा है, उसको भी कट किया जा सकता है। मतलब पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे उस टाइम पर। ठीक। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि मेनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फाउंड एसोसिएशन नोन एज श्रेणीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है कि श्रेणीज क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो मर्चेंट्स का गिल्ड होता है, मर्चेंट्स का जो ग्रुप होता है, एसोसिएशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी। दी श्रेणीज ऑफ craft persons provided training, procured raw material and distributed the finished product। ये सब क्या काम करते थे कि ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते थे क्राफ्ट पर्सन को, इसके अलावा रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते थे और फिनिश जो प्रोडक्ट होता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड, और ये ऑर्गेनाइज को ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक, ये बैंक की तरह भी काम करते थे। क्यों? क्योंकि जो रिच मैन एंड वेमेन डिपॉजिटेड मनी, जहाँ पर जो अमीर लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, अपनी मनी को डिपॉजिट करते थे और उसमें से क्या मिलता था, इंटरेस्ट। दिस वाज इन्वेस्टेड, ये इन्वेस्ट किया जाता था, और पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वाज रिटर्न और यूज्ड टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनास्ट्री। तो फिर इससे क्या है, ये इन्वेस्ट कर दिया जाता था, जो ये लोग पैसा जमा करते थे, और फिर इससे जो है इंटरेस्ट मिलता था उसको रिटर्न कर दिया जाता था, या फिर अगर वो लोग चाह रहे हैं तो उसको क्या करते थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो मोनास्ट्रीज वगैरह होती थी तो उनमें जो है सपोर्ट करने के लिए वो पैसा दे दिया करते थे। ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अरिका मेडु। अरिका मेडु क्या है, अरिका मेडु जो आज का जो हम देखते हैं पुडुचेरी है ना, उसी को उस समय पर क्या बोला जाता था, अरिका मेडु। अरिका मेडु मैप में भी शायद दिखाया होगा, ये रहा, ये आप लोग साउथ इंडिया में देखेंगे, ये रहा अरिका मेडु, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। फाइंड अरिकामेडु पुडुचेरी, तो मैंने आपको मैप में दिखाई दिया है। बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स एगो, ये मतलब 300 सालों तक, 200 बीसी से 100 सीई तक, अरिकामेडु वाज अ कोस्टल सेटलमेंट, कोस्ट में तो है ही, आप देख ही रहे हैं, वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। अब जो शिप्स हैं अलग अलग लैंड से, बहुत बहुत दूर से आती थी, तो ये क्या करती थी, इनमें जो माल जो सामान लेकर आते थे उनको अनलोड किया जाता था। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव बीन अ वेयर हाउस, एक ब्रिक का स्ट्रक्चर मिला है इसी आपको अरिका मेडु में, पुडुचेरी में, जिसको क्या कहा जाता है कि शायद वेयर हाउस होगा जहाँ पर सामान को रखा जाता था।
was found at the site. Other finds include pottery. Pottery भी मिली है यहाँ पर, कहाँ से? मेडिटेरेनियन रीजन से। मेडिटेरेनियन सी है ना, तो वहां से जो है उस रीजन से जो पॉटरी है वो मिली है, सच एज एम्फोरे, टॉल डबल हैंडल जार्स दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल। ये एम्फोरे एक तरीके की पॉटरी है। ठीक है, अभी मैंने इसको शायद हाँ इंक्लूड किया। ये जो है ये क्या है? ये आपका एम्फोरे है। ठीक है, याद रखिएगा, ये है एम्फोरे। ठीक, इसको जो है डिस्क्राइब भी इन्होंने किया है कि डबल हैंडल, देख देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर एक हैंडल, ये डबल हैंडल जार्स दैट कंटेन लिक्विड्स, इसमें लिक्विड भरा जाता था, जैसे वाइन हो गया या फिर ऑयल हो गया, इस तरीके के ये होते थे। एंड स्टैम्प्ड, इसके अलावा आप क्या देखेंगे? स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी, रेड कलर की ग्लेज्ड पॉटरी मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एरेटाइन वेयर। एरेटाइन वेयर विच वाज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली। ये रेड कलर की जो एरेटाइन होती थी ये है। ठीक है, इस तरीके के ये हैं। यहाँ पर क्या है? दिस वाज मेड बाय प्रेसिंग वेट, ये किस तरीके से बनाई जाती थी? प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड। इनको जो है, जो गीली मिट्टी होती थी उसको प्रेस किया जाता था स्टैम्प्ड मोल्ड में। अब ये स्टैम्प्ड मोल्ड क्या है? ये है स्टैम्प्ड मोल्ड। इसको आप गौर से देखिए, ये मोल्ड है, टूटा हुआ पार्ट है। तो इस मोल्ड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे, जैसे ये है, जैसे ये आपको एक ह्यूमनॉइड स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ना? तो ये जो है ये क्या है? स्टैम्प्ड मोल्ड है। ये अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? देखिए, गीली मिट्टी को लिया जाएगा। अब गीली मिट्टी को इसके ऊपर, इसके अंदर डाल करके इसको चारों तरफ से प्रेस किया जाएगा, गीली मिट्टी को अंदर से। तो जो गीली मिट्टी के बाहर वाला पोर्शन है उसमें ये सारे जो सिंबल्स है वो उभर के आ जाएंगे, है ना? तो इस तरीके से इस पॉटरी को बनाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो है मोल्ड है और ये बना हुआ पॉटरी है। अब आप देखिए, यहाँ से जब इसमें गीली मिट्टी के को लेकर के जब प्रेस किया गया होगा तो इस तरीके से उभर करके ये चीजें बनी होंगी। इस तरीके से ये उभर करके जैसे चीजें बनी हैं, ऐसे ही ये बनाए जाते थे। जैसे एक ये भी मोल्ड है, ठीक है? ये पूरा मोल्ड आपको दिख रहा है, इसमें जो है अंदर कई सारे सिंबल्स बने हुए हैं। जब इसमें कोई वेट क्ले को डाल करके प्रेस किया जाएगा तो ये सारे के सारे सिंबल्स उसमें उभर कर सामने आ जाएंगे, राइट? तो इस तरीके से इसको बनाया जाता था। देयर वाज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी, एक और पॉटरी थी जिसको लोकली रोमन डिजाइन फॉर यूज्ड वाज विच वाज मेड लोकली, जो लोकली बनाया जाता था, लेकिन उसमें तब भी रोमन डिजाइन का यूज किया जाता था। रोमन लैम्प्स ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट द साइट। अभी साइट में जो है रोमन लैम्प्स मिले हैं, ग्लासवेयर मिले हैं, जेम्स मिले हैं। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो है रोमन से भी इनका ट्रेड होता रहा होगा। ये जो ट्रेडर्स थे वो इतना दूर दूर तक जाते थे और वहां से ट्रेड इंपोर्ट करते थे चीजों को, और अपने यहाँ की जो चीजें बनी हुई होती थी उसको एक्सपोर्ट करते थे। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स यूज्ड टू डाई क्लॉथ। अब यहाँ पर क्या है? छोटे छोटे टैंक्स मिले हैं, जो कि हो सकता है कि डाइंग वैट्स रहे होंगे। जो कपड़े को डाई करने के लिए जो टैंक बनाए जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं डाइंग वैट्स यूज्ड टू डाई क्लॉथ। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ग्लास। अब यहाँ पर कई सारे हमको ऐसे भी एविडेंस मिले हैं जिसमें सेमी प्रेशियस जो स्टोन्स हैं और ग्लास है, इन सब से जो है बीड्स बनाए जाते थे। ठीक है, तो उसके भी हमको एविडेंस देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? एन अकाउंट बाय अ ग्रीक सेलर द स्टोरी ऑफ बैरीगाजा। अब बैरीगाजा क्या है? बैरीगाजा नाम है किसका? भरूच का। भरूच कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात वाले रीजन में देखने के लिए मिलेगा। एन अकाउंट बाय ग्रीक सेलर। अब ग्रीक सेलर जो है, जो शिप में चलते हैं ना सेलर, तो उन्होंने जो है उनके अकाउंट से हमको एक स्टोरी देखने के लिए मिलती है, स्टोरी ऑफ बैरीगाजा। ये लोग बैरीगाजा बोलते हैं भरूच को। द गल्फ इज वेरी नैरो एट बैरीगाजा। जो यहाँ की गल्फ है वो बहुत ही ज्यादा नैरो है और एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। और जो समुद्र से आ रहे हैं, सी रूट से आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हार्ड होता है यहाँ से नेविगेट करना। शिप्स हैड टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग। तो इन शिप्स को जो है
इस कौन चलाता था? जो बहुत ही स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन होते थे, जिनको राजा ही अपॉइंट करते थे, एम्प्लॉय करते थे। ये लोग इन जगहों से जो नैरो सी जो आपको वो मिलेगी ना गल्फ, यहाँ पर ये लोग चलाया करते थे शिप्स को। द इम्पोर्ट्स इनटू बेलिगाज़ावर। अब यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्ट होती थी? वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स। ये सब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या देखेंगे आप? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम टाउन इंक्लूडेड प्लांट्स फ्रॉम हिमालयाज। हिमालय के प्लांट्स को जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा आइवरी, अगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स, इन सब चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक, भरूच से कौन सी चीजों को इंपोर्ट करते थे? ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक एक बार पढ़ लीजिएगा कि इंपोर्ट होता था वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, क्लॉथ, गोल्ड, सिल्वर, ये सब। और एक्सपोर्ट होता था आपका प्लांट्स हो गए हिमालयाज के, आइवरी, अगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉड बाय मर्चेंट्स फॉर द किंग। अब मर्चेंट्स जो होते थे वो राजा के लिए स्पेशल गिफ्ट्स लेकर आते थे। क्या होते थे स्पेशल गिफ्ट्स? इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर, चांदी के जो है वेसल्स होते थे, सिंगिंग बॉयज, जो बच्चे गाना गाते थे, ब्यूटीफुल वीमेन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लॉथ। ये सब सामान जो है गिफ्ट के तौर पर ये लोग लाया करते थे। ये क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने भरूच को भी आपको दिखाया हुआ, ये है भरूच। ठीक, ये भरूच आप देखेंगे मैप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये गल्फ है ना, ये बहुत ज्यादा नैरो है। ये तो आपको जूम करके दिखाया गया इसलिए ऐसी लग रही है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो गल्फ है ये काफी ज्यादा नैरो है। तो इस वजह से यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती थी लोगों को नेविगेट करने में। तो यहाँ पर जो स्किलफुल फिशरमैन होते थे लोकल, इनको एम्प्लॉय किया जाता था उसके द्वारा, राजा के द्वारा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? ट्रेड एंड ट्रेडर्स। यू हैव रेड अबाउट द नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। हमने नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में पढ़ा। दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। तो इसके जो है हमको थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट इसके एविडेंसेस मिले हैं नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के। हाउ डू यू थिंक इट रीच्ड दिस प्लेस? अब ये हर जगह पहुंचा कैसे? बनता तो किसी एक ही जगह रहा होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि सब जगह एकदम सेम टाइप के बनेंगे। क्योंकि उस टाइम पे तो डिजिटल जमाना था नहीं कि लोग एक दूसरे का देख कर कैसे ही बना लेंगे। तो पहुंचा कैसे? भाई ये ट्रेडर्स होते थे। ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह पर इन चीजों को लेकर जाया करते थे बेचने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पूरे सब कॉन्टिनेंट में इसके एविडेंसेस मिलते हैं। हाउ डू यू थिंक इट रीच्ड these places? ट्रेड के थ्रू। ट्रेडर्स may have carried them from the place where they were made to sell them at another place। तो क्या है कि जो ट्रेडर्स थे वो जहाँ ये बनते थे वहां से इन चीजों को ले जा करके दूसरी जगह पर बेचते थे। साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर। अब साउथ इंडिया किस लिए फेमस था? गोल्ड के लिए, स्पाइसेस मसालों के लिए, और स्पेशली पेपर काली मिर्च के लिए, एंड प्रेशियस स्टोन्स के लिए। साउथ इंडिया में ये चीजें जो है बहुत अच्छी मिलती थी, गोल्ड, स्पाइसेस, पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स। तो पेपर वाज पार्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में पेपर तो बहुत ही ज्यादा फेमस था कि इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। क्या कहते थे? ब्लैक गोल्ड। इतना फेमस था कि इसको ब्लैक गोल्ड बोलते थे। सो ट्रेडर्स कैरीड मेनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी। तो ट्रेडर्स क्या करते थे? ये सारे सामान को जो है रोम तक लेके जाते थे, क्रॉस सी वगैरह को क्रॉस करके शिप्स के थ्रू, एंड बाय लैंड इन कारवांस, और बाय लैंड भी जाते थे कारवांस पे। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। अब बहुत सारा ऐसे ट्रेड होता रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमको रोमन के गोल्ड के कॉइन्स मिले हैं साउथ इंडिया में। रोमन गोल्ड कॉइन्स जो है साउथ इंडिया में देखने के लिए कैसे मिलेंगे? ये देखिए, इस तरीके से रोमन के गोल्ड के कॉइन्स हुआ करते थे। तो ये सब कैसे मिलेंगे हमारे साउथ इंडिया में? ट्रेड होता रहा होगा तभी तो ये सब आए होंगे, राइट। आगे देखते हैं अब पोयम अबाउट ट्रेड। अब एक ट्रेड के बारे में पोयम भी हमको देखने के लिए मिलती है। कहाँ? संगम पोयम से, संगम लिटरेचर से है ये पोयम। ठीक है, हियर इज वन विच डिस्क्राइब्स द गुड्स ब्रॉट इनटू पुहार, एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। ठीक है, ईस्ट कोस्ट जो है हमारा, ईस्ट कोस्ट इस साइड में, यहाँ पर आपको पुहार देखने के लिए मिलेगा। कोस्टल रीजन है, पोर्ट है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारा सामान जो है लेकर आया जाता है। हियर आर ब्रॉट, क्या क्या लेके आते हैं उस चीज को पूरा डिस्क्राइब किया गया है। स्विफ्ट
prancing horses by sea in ships, मतलब बहुत ही तेज डांसिंग जो है, मतलब दौड़ते भागते वाले जो घोड़े होते हैं ना, तो उसी के लिए कहा गया है कि ये हॉर्सेस जो है सी के थ्रू समुद्र से जो है शिप में लाद कर लाए जाते हैं। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, ब्लैक पेपर के बहुत बड़े बड़े से जो है आपको बोरे देखने के लिए मिलेंगे ब्लैक पेपर के, ठीक है, कार्ट्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में। जेम्स एंड गोल्ड बॉर्न इन द हिमालयाज, जेम्स और गोल्ड जो हिमालयाज के हैं वो सब चीजें मिलेंगी देखने के लिए। सैंडलवुड मिलेगा, सैंडल बॉर्न इन द वेस्टर्न हिल्स, जो वेस्टर्न हिल्स हैं वहां पर जो हमको चंदन की लग रहा है सैंडलवुड मिलेगी वो। द पल्स ऑफ द सदर्न सीज, साउथ में जो सीज हैं उसके जो पल्स हैं वो मिलेंगे। एंड द कोरल्स फ्रॉम द ईस्टर्न ओशियन, और जो ईस्टर्न ओशियन है वहाँ की जो कोरल्स हैं, ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिल रही है कहाँ, पुहार के कोस्ट में। द यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, जो गंगा और कावेरी के आसपास की जो यील्ड्स हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। फूड स्टफ्स, फूड हमको कहाँ का मिल रहा है, श्रीलंका। एंड पॉटरी फ्रॉम म्यांमार, और म्यांमार की पॉटरी मिल रही है। एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें इंपोर्ट होकर के कहाँ पे आ रही हैं, पुहार पोर्ट पे आ रही हैं, ठीक। तो ये जो है ट्रेड के बारे में पोयम है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कितनी सारी चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जा रही हैं। हॉर्सेज आ रहे हैं, ब्लैक पेपर हो गया आपका, हिमालयाज के जो प्रोडक्ट्स हैं, सैंडलवुड वगैरह, वेस्टर्न हिल्स के जो प्रोडक्ट हैं, सदर्न पल्स वगैरह हैं, कोरल्स हैं, गंगा कावेरी के यील्ड्स हैं, तो ये सारी चीजें हैं, इंपोर्ट इंपोर्ट इनका हो रहा है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं कि ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत सारे सी रूट्स को एक्सप्लोर करते हैं। सम ऑफ दिस फॉलोड द कोस्ट, कुछ जो है कोस्ट को फॉलो करते हैं। देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी, कुछ अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल के पास में है। वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली, जहाँ पर सेलर्स क्या यूज करते हैं, मानसून विंड का यूज करते हैं सी को क्रॉस करने के लिए जल्दी। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चोज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बी बिल्ड फॉर द लॉन्ग जर्नी। स्टर्डी शिप्स मतलब बहुत ही मजबूत बनाई जाती थी ये शिप्स, इसी के लिए। अब ये कहना क्या चाहते हैं, साउथ जो आप ये बोल रहे हैं ना कि मानसून विंड्स का यूज करते थे, है ना, साउथ वेस्ट मानसून जो होता था, तो ये क्या है, ये क्या चीज है, देखिए ये आपका इंडिया हो गया, इधर ये आपका जैसे अफ्रीका वाला पोर्शन हो गया। अब यहाँ से जैसे इंडिया पे आना है तो क्या क्या चीज क्या बताया जा रहा है, क्या करते थे लोग, देखिए ये जो साउथ विंड्स होती है ना, साउथ वेस्ट, इस तरीके से हमारी जो है मानसून विंड्स आती हैं, इस तरीके से, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करते थे ये लोग कि जब ये मानसून का समय होता था ना, उसी समय में ये लोग क्या करते थे, अपनी शिप को लेकर के चलना स्टार्ट कर देते थे, ठीक। तो अब इनकी शिप क्या है कि जैसे हवा इधर बह रही है, हवा बह रही है तो हवा के साथ साथ इनकी शिप भी ऐसे ऐसे चलती जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये लोग क्या करते थे, इसका इस्तेमाल करते थे मानसून विंड्स का। और आप लोग देखेंगे कि मानसून विंड की हेल्प से इन लोगों को उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी और ये लोग आराम से जो है यहाँ पर आ जाते थे, अपने वेस्टर्न कोस्ट में पहुंच जाते थे, ठीक। तो इस चीज़ों को जो है आप लोग मार्क कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा ढंग से कि साउथ ये जो बोला गया है ना यहाँ पर कि साउथ वेस्ट मानसून, उसका मतलब क्या है, यही है। इस तरीके से यहाँ पर जो हमारी साउथ विंड आती हैं, साउथ वेस्ट मानसून लेकर के आती हैं, तो यहीं पर ये जो शिप है, इस शिप को लेकर के जाया जाता था, ठीक है। ये बहुत ही रफ डायग्राम है, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया है। तो चलिए आगे देखते हैं, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। अब क्या देखेंगे, नए नए जो किंगडम्स हैं उनको देखते हैं कोस्ट के किनारे। द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाई ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। अब आप देखेंगे कि जो हमारा सदर्न पोर्शन है तो वो जो है बहुत लंबी लंबी कोस्ट लाइन आपको देखने के लिए मिलेंगी, और विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैली, यहाँ पर आपको रिवर वैली भी मिलती है, विद हिल्स भी मिलती है, प्लेट्यूज भी मिलते हैं ना। हमने देखा है कि जो है आपका जो ये ऐसे पोर्शन हो गया साउथ वाला ना, तो यहाँ पर वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, तो इस तरीके से आपको हिल्स देखने के लिए मिल जाएंगी, है ना, रिवर हैं, उनकी वैलीज हैं, प्लेट्यू है। तो अमंग्स द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। अब कावेरी जो रिवर है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, जो इसका रिवर वैली है कावेरी की वो फर्टाइल है। ये आपको देखिए कावेरी रिवर देखने के लिए मिल रही है, ये है ना।
ये यहाँ से कर्नाटका से ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, ये इस तरीके से आती है। तो यहाँ की जो वैली है ये बहुत ही ज़्यादा आपको फर्टाइल देखने के लिए मिलेगी। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल्ड द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। तो जो किंग्स और जो चीफ होते थे, इनको जो कंट्रोल करते थे रिवर वैलीज को, तो ये लोग काफ़ी रिच और पावरफुल हो जाते थे, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल वाला एरिया होता था। तो संगम पोयम्स मेंशन द मूवेंदर। संगम पोयम में जो है एक टर्म का यूज़ किया गया है मूवेंदर। अब इसका मतलब क्या होता है? ये तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्री चीफ्स। क्या मतलब होता है? थ्री चीफ्स यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। ये किसके लिए यूज किया जाता था? तीन रूलिंग फैमिली थी, उनके हेड्स के लिए ये टर्म यूज किया जाता था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, मूवेंदर। ठीक है। तो चोला, चेराज एंड पांड्या, ये थ्री फैमिलीज कौन थी? चोला, चेराज एंड पांड्यास। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो। 300 बीसी में हम लोग देखेंगे तो चोलास, चेराज और पांड्यास फेमस होते हैं। ये देखिए, ये जो है चोलास हो गए, ये आपके पांड्यास है उसके नीचे, और ये इस साइड आपको चेराज देखने के लिए मिलेंगे। देखिए इनका जो है इंपॉर्टेंट चीजें भी मेंशन है कि जो पांड्यास की, देखिए एक सेकेंड, ये पांड्यास की जो कैपिटल आपको देखने के लिए मिलेगी वो है मदुरई, जहां पर आपका संगम असेंबलीज हुई थी, राइट। इनका जो एम्बलम था वो फिश था, और इनका जो इम्पोर्टेंट पोर्ट था वो क्या था? कोरकाई। फिर इसके अलावा चोलास, चोलास में आप देखेंगे कि इनकी जो कैपिटल थी उरैयूर थी, और इनका जो एम्बलम था टाइगर था, और पुहार। अभी हम पुहार पोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, पुहार जिसको कावेरी पट्टनम कहते हैं अभी, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट था। और इसके अलावा चेराज आप लोग देखेंगे, चेराज आपको ये वेस्टर्न वाले एरिया में देखने के लिए मिलेगा, केरला कोस्ट में। तो इसका जो है कैपिटल कौन थी? वंजी, या फिर करावूर बोलते हैं इसको। और इनका जो क्या था वो एम्बलम बो था, और टोंडई और मुचीरी। ठीक है, इसको टोंडी लिखा हुआ है, टोंडी बोलते हैं या फिर टोंडई भी बोलते हैं, TONDAI, टोंडई, मुचीरी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख भी लेंगे, ये मुचीरी है, मुचीरी। इसके अलावा टोंडई इसमें नहीं शो किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप पुहार, पुहार इस साइड पे है, और इनका जो है क्या बोलते हैं, पांड्यास का जो कोरकाई है वो भी आपका कोस्टल एरिया में देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो ईच ऑफ थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो ये तीन चीफ हैं, चोलास, चेराज और पांड्यास, तो इनके सभी के दो दो जो है सेंटर ऑफ पावर हैं। कौन कौन से? एक तो इनलैंड में है, एक मतलब पूरा जो लैंड वाला पोर्शन है वहां पर, और दूसरा कोस्टल एरिया में है। तो ऑफ दी 6 सिटीज 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोटल 6 सिटीज हो गई ना, मतलब हर एक फैमिली में दो जो है इंपॉर्टेंट जगह हैं, जैसे चोलास हो गया, चेरास, पांड्यास, इन सबका जैसे मदुरई हमने देखा कैपिटल है। इसके अलावा जो पोर्ट सिटी है वो इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 6 इंपॉर्टेंट में दो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो पुहार, पुहार जिससे कावेरी पट्टनम है आज का, और दूसरा है चोलास का मदुरई। ठीक है, मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्यास। ये चोलास का आपका पुहार हो गया, और मदुरई जो है हो गया पांड्यास का। इसके बाद हम क्या देखते हैं, द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। अब ये जो चीफ्स थे ना, ये रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं किया करते थे, डिड नॉट कलेक्ट, इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। इसके बजाय वो क्या किया करते थे? इसके बजाय वो लोग डिमांड करते थे और गिफ्ट्स वगैरह की, और उससे लोगों से लेते थे, और मिलिट्री एक्सपेडिशंस पे भी जाते थे, मार्च पे जाते थे, और क्या करते थे, ये लोग ट्रिब्यूट को कलेक्ट करते थे नेबरिंग एरियाज से भी। They kept some of the wealth and distributed the rest among their supporters, including members of their family, soldiers and poets. तो क्या करते थे कि ये जो इनको वेल्थ मिलती थी तो कुछ अपने पास रख लेते थे, इसके अलावा जो है अपने सपोर्टर्स में, अपने फैमिलीज में, सोल्जर्स में, पोएट्स, इन सब में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। मेनी पोएट्स whose compositions are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often रिवॉर्डेड देम विद प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड्स, हॉर्सेस, एलिफेंट, चैरियट्स एंड फाइन क्लॉथ। तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो संगम लिटरेचर में हम बहुत सारे पोएट्स वगैरह को देखते हैं ना, तो ये लोग जो है इन किंग्स की प्रेज में चीजें लिखा करते थे। जो लोग किंग वगैरह इनको क्या देते थे? रिवॉर्ड देते थे, प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेस, ये सब दिया करते थे। अराउंड 200 ईयर्स लेटर, 200 सालों बाद क्या देखते हैं कि डायनेस्टी नोन एज सातवाहनास। ठीक है, अब कौन आ जाते हैं यहाँ पर? सातवाहनास बिकेम पावरफुल, पावरफुल हो जाते हैं। तो इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहन कौन था? गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। तो एक इंस्क्रिप्शन है
जो उनकी मदर के बिहाफ में लिखा गया है गौतमी बाला श्री के लिए, तो उनसे हमको गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी के बारे में पता चलता है, जो सातवाहन रूलर हैं। ही एंड अदर सातवाहन रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ। जो सातवाहन के जो रूलर्स हैं और जो गौतमीपुत्र शतकर्णी, इनको क्या कहा जाता है? लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ, दक्षिण पथ के राजा कहा जाता है। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, जो रूट साउथ को लीड कर रहा है, विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन, जो है पूरे सदर्न रीजन को भी डिनोट करता था। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। जो ये गौतमीपुत्र शतकर्णी थे, इन्होंने ईस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न और सदर्न सभी जगह जो है इन्होंने अपनी आर्मी को भेजा था। ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये सातवाहन अंपायर, ये इस पोर्शन में जो है काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और हर जगह पर ये अपने आर्मी को भेजते हैं एक्सपेडिशन के लिए, फिर एक्सपेंशन करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? सिल्क रूट एंड द कुशानास। कुशान को हम लोग देखेंगे, कुशान कहाँ रूल कर रहे हैं, ये देखिए इस पोर्शन में आपको नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में मोस्टली कुशान आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुशान के बारे में क्या दिया हुआ है कि सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट, लार्ज पोर्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दिस वाज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, जिससे कि उनको टैक्स का बेनिफिट मिल सके, ट्रिब्यूट्स वगैरह मिल सके, गिफ्ट्स मिल सके, जो ट्रेडर्स लेकर जाया करते थे, ट्रैवल करते थे इस गिफ्ट्स को लेकर के अपने रूट में। तो ये सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए ये राजा क्या करते थे? ये रूट जो होते थे ना, इनको कंट्रोल करने की प्रयास करते थे। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास्ड थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक्स बाय रॉबर्स। और रिटर्न में ये लोग क्या देते थे ट्रेडर्स को? भाई ट्रेडर से ये लोग गिफ्ट ले लेते थे, ट्रिब्यूट ले लेते थे, तो इनको रिटर्न में भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो ये लोग क्या करते थे? इन ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करते थे रॉबर्स से। जब ये लोग इनके किंगडम से निकलते थे, तो इनको रॉबर्स वगैरह से प्रोटेक्ट किया करते थे। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट वर द कुशाना। जो कुशान थे, वो सिल्क रूट को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया करते थे। हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सेंट्रल एशिया में रूल कर रहे थे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं, इधर सेंट्रल एशिया और इधर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ पर ये लोग रूल कर रहे हैं। और ये जो है सिल्क रूट है, सिल्क रूट को ये लोग कंट्रोल करते थे। ठीक है, ये ट्रेड रूट्स है। ये रेड कलर का जो आपको लाइनिंग दिख रही है ना, ये ट्रेड रूट्स हैं। तो ये किस तरीके से कंट्रोल करते थे इसको? तो 2000 ईयर्स अगो देयर वर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर। इनके सेंटर ऑफ पावर जो है दो थे। कौन कौन से? पेशावर, जिसको पुरुषपुर भी बोलते हैं, और दूसरा क्या था? मथुरा। तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला जो था वो भी इनके किंगडम में ही आता था। During their rule, a branch of the Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus. Silk Route जो है extend हुआ था river Indus तक, from where silk was shipped westward to the Roman Empire, जहाँ से सिल्क को शिप किया जाता था कहाँ के लिए? रोमन एम्पायर के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये मथुरा, मथुरा जो इम्पोर्टेंट सिटी है ये इनके अंदर आता था। इसके अलावा पुरुषपुर, ये पेशावर था, तक्षशिला, ये सब इनके अंदर ही आता था। और ये जो है ट्रेड रूट्स था, ये कहाँ जाते थे? रोमन एम्पायर तक जाता था। ठीक, ये आप लोग देखेंगे। और ये जो पूरा डायग्राम दिखाया गया है, ये सिल्क रूट को ही दिखा रहा है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। मेडिटेरेनियन सी भी जो है आपका बोला गया था, ये मेडिटेरेनियन सी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये ट्रेड रूट आप देख सकते हैं, सिल्क रूट जो रेड कलर से मार्क किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अच्छा, ठीक है, यहाँ पर मैंने मैप में आपको दिखाया हुआ है कि कहाँ सातवाहन, देखिए ये सातवाहन कहाँ पर रूल कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि बाद में चालुक्यास भी आते हैं इस पोर्शन में। पल्लवाज यहाँ पर कांचीपुरम इनकी कैपिटल होती है, पल्लवाज यहाँ फेमस हो जाते हैं। और ये चोला, चेरास, ये और ये पांड्यास, ये तीनों जो है साउथ इंडिया में हैं, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, तो ये जो है आपका एनसीईआरटी का ही मैप है, जो ये सारी चीज़ों को दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं। अच्छा, ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, ये चैप्टर आपका देखिए पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं तक था। सिल्क रूट और कुषाण के बारे में हमने देख लिया कि किस तरीके से था, और ये लोग कुषाण किस तरीके से कंट्रोल करते थे, कौन कौन से रीजन में लोग नॉर्थ वेस्ट में थे, सेंट्रल एशियन रीजन में थे। तो ये सब हमने देखा। अब इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो चुका है। ये जो मैं आप इम्पॉर्टेंट टर्म्स है ना, इनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आप इन चीज़ों को बार बार याद कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे। जो वेल्ललार होते हैं वो कौन होते हैं? वेल्ललार जो होते हैं वो होते हैं आपके लार्ज
लैंड ओनर्स, लार्ज लैंड ओनर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए आप लोग ना इनको याद करने के लिए आप लोग कमेंट्स में भी इन सबका नाम लिख करके और इनके डिटेल्स लिख सकते हैं, ठीक है? ज़रूर मेंशन करिएगा। उसके बाद उजावर, उजावर किसको बोलते थे? जो आपके ऑर्डिनरी प्लॉमैन होते थे, ऑर्डिनरी जो प्लॉमैन होते थे, इनको जो है आप लोग क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से ये फार्मर्स ही होते थे। क्या होते थे ये? फार्मर्स होते थे। तो ये हो गया आपका उजावर। इसके बाद है कदई सियार या फिर अदिमई। ये लोग कौन होते थे? ये भी मैंने आपको बताया था कौन होते थे। ये होते थे लैंडलेस लेबरर्स। पढ़ा है ना? भूल गए? लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या है? ग्राम भोजक। ये सारे साउथ इंडिया में हैं, ठीक है? इसके बाद हम क्या देखेंगे? ग्राम भोजक। ग्राम भोजक किसे बोलते हैं? याद है? विलेज जो हेडमैन होते हैं नॉर्थ इंडिया में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम भोजक। और ये क्या होते थे? लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं ये लोग। इन लोगों के पास बहुत ही बड़ी बड़ी जमीन हुआ करती थी, ठीक? उसके बाद क्या टर्म दिया हुआ है? गृहपतिज। ये कौन होते हैं? ये होते हैं स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स या फिर लैंड ओनर्स। कौन से? स्मॉल लैंड ओनर्स, ठीक है? ये बिल्कुल आप लोगों को याद कर लेना है, इसीलिए मैंने ये मेंशन किया है। और ये मैं आपको लिख कर भी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर लें और जो है इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। दास कर्मकार या दास कम्मकाराज, ये लोग कौन होते हैं? लैंडलेस लेबरर्स या फिर और क्या कहते हैं इनको? स्लेव्स बोला जाता है ना। और ये जो ऊपर भी है लैंडलेस लेबरर्स, ये भी जो है स्लेव्स ही होते थे, ठीक? अब देखिए एक चीज आप पे और मैं आपका मेंशन कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे। वेट अ सेकेंड। आप लोग देखेंगे कि ये जो टर्म है ये, सॉरी, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये जो टर्म्स हैं वेल्लार, देखिए ये जो टर्म है वेल्लार और उजावर और कदईसियार या फिर आदिमई, ये कहाँ के टर्म आपको देखने के लिए मिलेंगे? ये टर्म आपको देखने के लिए मिलेंगे साउथ इंडिया के, ठीक है? ये है आपका साउथ इंडिया का। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि जो ये ग्राम भोजक, गृहपतिज और दास कम्मकारा जो दिए हैं, ये कहाँ के हैं? आपके नॉर्दर्न इंडिया के लिए देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? तो आप इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस आपको थोड़ा एक ही चीज में मेहनत करना पड़ सकता है कि आपको राइटिंग समझना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर क्या है? सदर्न इंडिया। और जो है नीचे वाला जो चीजें हैं तीनों, ये कहाँ है? नदर्न इंडिया, ठीक? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल याद करनी है, ये बाय हार्ट होनी चाहिए, कभी भी जो है आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है यहाँ पर आपका एक्सरसाइज दी हुई है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर ये आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है? डैश वाज अ वर्ड यूज्ड फॉर लार्ज लैंड ऑनर। ये देखिए सबसे पहले ही पूछ लिया गया
कि डैश वाज अ वर्ड यूज्ड फॉर लार्ज लैंड ओनर्स। लार्ज लैंड ओनर्स के लिए क्या शब्द यूज किया जाता था? अब बताइए, आप लोगों को ये बताना है, प्लीज आंसर करिए। वेल लार, ठीक है। इसके बाद द ग्राम भोजक ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टीवेटेड बाय द, किसके द्वारा जो है अपनी लैंड कल्टीवेट करते थे? वर्कर्स रखते थे, है ना, ये लोग वर्कर्स रखते थे, वर्कर्स या फिर स्लेव्स भी रखते थे, ठीक है। अब ये आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से इसके स्पेलिंग थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख सकती है आपको। प्लॉमैन वर नोन एज, प्लॉमैन को क्या कहते थे? पढ़े थे ना आप लोग, अभी 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 मैंने दोबारा भी रिवाइज कराया है। उजावर, ठीक है। मोस्ट गृहपतिज वर डैश लैंड ओनर्स, जो गृहपति थे वो कैसे लैंड ओनर थे? स्मॉल लैंड ओनर्स थे, ठीक है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द ग्राम भोजक, व्हाई डू यू थिंक ही वाज पावरफुल। अब ग्राम भोजक का फंक्शन क्या होता था, ये हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। ग्राम भोजक के जो फंक्शंस है उसमें मैंने आपको बताया है कि क्या करते थे ये, किंग्स इनसे क्या करवाया करते थे? टैक्स कलेक्शन करवाते थे। इसके अलावा ये क्या करते थे? जज का काम भी कर लेते थे। इसके अलावा ये क्या करते थे? पुलिसमैन का काम भी कर लेते थे। तो ये पावरफुल होते थे कि नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। ये सारे काम किया करते थे, इनके फंक्शंस हैं। और ये पावरफुल क्यों होते थे? क्योंकि जो है इनके पास बहुत बड़ी ज़मीन होती थी और ये सारे काम करते थे, इस वज़ह से ये पावरफुल हुआ करते थे। लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन हू वुड हैव बीन प्रेज़ेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज़। अब क्राफ्ट पर्सन कौन-कौन से हुआ करते थे, ये हमने पढ़ा है, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, और जो है इसके अलावा बास्केट मेकर्स वग़ैरह हमने देखा है ना? तो ये सारे जो है क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स वगैरह, ये सब हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर। पंच मार्क्ड कॉइन्स वर मेड ऑफ, पंच मार्क्ड कॉइन्स किसके बने होते थे? देखिए बनते तो इन सब के भी थे, लेकिन जो है पंच मार्क कॉइन्स मेनली आपको सिल्वर के देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद मथुरा वाज एन इम्पॉर्टेंट विलेज था, पोर्ट था, रिलीजियस सेंटर था या फॉरेस्टेड एरिया था, क्या था? रिलीजियस सेंटर। श्रेणीज वर एसोसिएशन, देखिए श्रेणीज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। श्रेणीज क्या था, किसका एसोसिएशन था? हमने अभी पढ़ा था ना, ट्रेडर्स का, क्राफ्ट पर्संस का, ठीक है। रूलर्स का नहीं था, फार्मर्स का नहीं था, हर्डर्स का नहीं था। इसके बाद हम क्या देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस डू हिस्टोरियंस यूज टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स। तो उनको कौन से एविडेंसेस मिलते हैं भाई? उनको जो है कई सारे कॉइन्स मिलते हैं, पॉटरीज मिलती हैं, है ना। तो वो सब, इन सब चीज़ों को देख करके वो समझते हैं कि ये ट्रेड जो है इस तरीके से होता रहा होगा, ये रूट जो है लोग फॉलो करते रहे होंगे, है ना। इंपॉर्टेंट सिटीज से होकर के जो चीज़ें गुजरती थी, वहाँ पर इनको कई सारे जो है मोनास्ट्रीज वगैरह भी मिलती थी, जहाँ ये लोग जिसको सपोर्ट किया करते थे। रेस्ट हाउसेस वगैरह मिलेंगे, तो ये सबसे इन लोग को पता चलता है। बिगनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन, अब ये जो है इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं कि आयरन की शुरुआत जो है 3000 साल पहले, लगभग 1000 बीसी के अराउंड हुई थी। और यूज आयरन का जो है इंक्रीज कब हुआ था? 2500 ईयर्स को, जब महाजनपद वाला पीरियड था, 500 बीसी में, ठीक है। बिगनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर कब शुरुआत हुई थी? 2300 साल पहले, मतलब 300 बीसी के अराउंड। सेटलमेंट अरिका मेडू, अरिका मेडू में 2200 से 1900, यानी 200 बीसी से 100 कॉमन एरा, राइट। इसके बाद देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द, ये पहले डेट्स देख लीजिए। सिल्क रूट जो है, डिस्कवरी ऑफ सिल्क मेकिंग कब हुई? 7000 ईयर्स को हमें पता चल गया था ये चीज़ तो, ठीक है, अराउंड 5000 बीसी। द चोला चेराज पांड्या 2300 ईयर्स को, 300 बीसी के अराउंड थे। ग्रोइंग डिमांड फॉर सिल्क इन द रोमन एम्पायर 2000 ईयर्स को, सिल्क की डिमांड जो है रोमन एम्पायर में बढ़ गई थी। कनिष्क जो कुषाण रूलर थे, 1900 साल पहले आए थे, ठीक है, अराउंड 100 सी। और ये फाहियान, फाहियान कम्स टू इंडिया अराउंड 1600 ईयर्स को, कब आते हैं? 1600 साल पहले, अराउंड 400 सीई के फाहियान आते हैं, चाइनीज ट्रैवलर। इसके अलावा वेन जांग, ठीक है, वेन जांग कब आए थे इंडिया? डिवोशनल पोयम करते हैं, और ये 1400 साल पहले आए थे, कब? 600 सी कॉमन एरा में, 1400 साल पहले। पहले फाहियान आए थे, बाद में वेन जांग आए थे, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे,
विच ऑफ द आयरन टूल्स ऑन पेज 73 वुड हैव बीन इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, ये सब चीजें हैं, तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट, जैसे सिकल्स, सिकल्स हमने देखा था ना, सिकल इस शेप का ऐसे, तो ये लोग जो है फॉरेस्ट कटिंग वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि एक्स, एक्स थी ना, कुछ इसी तरह से बनी होती है, तो एक्स, ये सब इम्पोर्टेंट था। इसके बाद क्या है, कंपेयर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी विद दैट ऑफ सिटीज मेंशन इन द लेशन। अब ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का था, यहाँ पर रिंग वेल्स वगैरह बनाए जाते थे, ऐसे ऐसे रिंग वेल्स, रिंग वेल्स बनाए जाते थे। अभी तो जो है पाइप वगैरह लगाए जाते हैं ना, तो इस तरीके से तो डिफरेंट है चीज़ें। ठीक, अब यहाँ पर कुछ लेट्स डू वगैरह जो दिया हुआ है ये आप लोग देख लीजिएगा। ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग 9th और 10th 2 चैप्टर बचे हुए हैं, इसको कवर करेंगे और इसके बाद जो है मैं इसका पूरा एक रिवीजन का सीरीज का मतलब एक सिंगल वीडियो में मैं आपको पूरी क्लास 6 हिस्ट्री का रिवीजन करवा दूँगी। उसके 2 वीडियो बनाऊँगी, एक वीडियो जिसमें एनसीईआरटी बुक के थ्रू ही पूरा रिवीजन होगा और एक दूसरा वीडियो जिसमें मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको पूरी क्लास 6 की हिस्ट्री रिवाइज़ करा दूँगी। तो ठीक है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।